हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अगले लेक्चर में आइसोमेरिज्म के। और आइसोमेरिज्म का अगला लेक्चर है अपना कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स लास्ट पार्ट है आइसोमेरिज्म का। बहुत अच्छे से हमने ज्योमेट्रिकल कवर किया, ऑप्टिकल कवर किया, स्ट्रक्चरल आइसोमर कवर किया। अपना आइसोमेरिज्म में एक टॉपिक रह गया है इनऑल कंटेंट, जो कि जीओसी पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कन्फर्मर्स स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में कन्फर्मर्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन हम लिखेंगे पहले। आप तो जानते ही हो अपना स्टाइल, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक ले चलेंगे आपको, है ना। तो कन्फर्मर्स में पहला पॉइंट ये है, अराइजेस ड्यू टू, ऐसे लिखो, अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन, ड्यू टू फ्री रोटेशन, अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है, तो उसके अराउंड जो रोटेशन होकर अपने पास आइसोमर बनते हैं उसको हम कन्फर्मर बोलते हैं। सीधी सी बात है ना। पॉइंट नंबर 2 अभी अपन बना के भी देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल के कन्फर्मर बनते हैं तो इनफाइनाइट बनते हैं, या तो बनते ही नहीं है या तो इनफाइनाइट बनते हैं। तीसरा पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी, कौन सी, रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, या रोटेशनल बैरियर भी लिखा रहता है क्वेश्चन में। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, कन्फर्मर आपस में ही कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना। द एनर्जी जिसको हम रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं फॉर रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। आरटी का फुल फॉर्म क्या, रूम टेम्परेचर। ठीक है, और जो कन्फर्मर्स होते हैं उनको आइसोलेट भी नहीं कर सकते, मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री रोटेशन होता रहता है उनके अराउंड, है ना। तो ये उसी टाइप से है जैसा अमीन इन्वर्जन था, याद करो। लोन पेयर के अराउंड फ्लिपिंग 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 होती रहती थी, तो सेपरेट नहीं कर पाते थे। भाई लोन पेयर के अराउंड घूम रहा है मॉलिक्यूल, इसका मतलब सेपरेट नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से कुछ ये है कि एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट होता रहता बहुत जल्दी जल्दी, है ना। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन यहीं पे, क्या, कंपेयर रोटेशनल एनर्जी, कंपेयर रोटेशनल एनर्जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं कंपाउंड ए बोल रहा हूं, और दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपको किस बॉन्ड के अराउंड रोटेशनल एनर्जी कंपेयर करानी है, इस बॉन्ड के अराउंड। इस तरीके से एरो बना के भी ऐसे दिखा देते हैं ना कि इस बॉन्ड को घुमाना है। अब एक बार बताओ, इस बॉन्ड के अराउंड तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। भाई डबल बॉन्ड आ गया, ये याद करो, पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और ये है सिग्मा, सिग्मा में फ्री रोटेशन होता है। तो यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है या फ्री है, तो किस बॉन्ड को घुमाने पर एनर्जी ज्यादा लगेगी, इस बॉन्ड को। इसका मतलब अगर मैं इसको ए और इसको बी लिखूं तो रोटेशनल एनर्जी आर ई क्या हो जाएगा, ए बॉन्ड में ज्यादा लगेगी कंपेरिजन टू बी। क्यों, ए वाला आसानी से घूमेगा नहीं, घुमाना है फिर भी आपको, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, देखो ऐसा, ध्यान से देखना जरा। ये क्या है, अभी इसको रख देता हूं मैं, ये क्या है, ये है आपका इथीन, ये, ठीक है। और ये बना है इसके बीच में डबल बॉन्ड, दिख रहा है सामने से, ये डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा, देखो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो घूम नहीं रहा ये। क्यों नहीं घूमता, क्योंकि इसके और इसके जो पी ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, उससे पाई बनता है। तो आप घुमाओगे तो ऑर्बिटल को आप घुमा रहे हो, एक ऑर्बिटल को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो अगर ऑर्बिटल को आप घुमाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन आसानी से नहीं घूमेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आपको इसका पाई बॉन्ड तोड़ना है, मतलब इसको घुमाना है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहां तो भैया फ्री रोटेशन है, यहां क्या है, यहां है फ्री रोटेशन। देखो जरा, ये है मेरे पास क्या, CH3 उसका स्ट्रक्चर है, ये CH3 का, देखना ऐसा है, ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये सिग्मा है, तो इसके अराउंड फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, इसको घुमा लो, इसको घुमा लो, पूरा घुमा लो, ऐसे ऐसे कर लो, है ना। तो फ्री रोटेशन अगर है तो बहुत कम ही एनर्जी लगेगी, है ना। तो इसलिए रोटेशनल एनर्जी कंपेयर कराएंगे
तो अल्कीन में ज्यादा लगती कंपेरिजन टू अल्केन। ठीक है, ये हो गई बात अपने बेसिक डेफिनेशन की। अब हम चलते हैं कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन पर, यहां से हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मीथेन के कन्फर्मर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें हम जो कन्फर्मर्स एक्चुअल में पढ़ते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, इन सबके। कार्बन हाइड्रोजन का कोई कन्फर्मर नहीं बनेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मीथेन का आपसे पूछे तो मीथेन के कन्फर्मर्स क्या हैं? मीथेन के कन्फर्मर्स होते हैं 0, कोई कन्फर्मर नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन के अराउंड जो रोटेशन है उसकी वजह से कोई नई ज्योमेट्री नहीं बनती है, मतलब नया स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ऐसा बोलो, नया आइसोमर नहीं बनता, इसलिए अपन बोलते हैं कि CH4 के कन्फर्मर नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 0 होते हैं। जो कन्फर्मर स्टार्ट होते हैं अल्केन में वो ईथेन से स्टार्ट होते हैं, और ईथेन के होते हैं तो कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अभी बोला था मैंने, या तो इनफाइनाइट होंगे नहीं तो नहीं होंगे। अगर होंगे तो इनफाइनाइट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मीथेन के कन्फर्मर नहीं होते हैं, ईथेन से स्टार्ट होते हैं, और फिर हर एक अल्केन का कन्फर्मर होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले जो है वो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे अल्केन, जो मीथेन को छोड़ दो तो सारे के सारे अल्केन कन्फर्मर्स बनाते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, 2 होते हैं, एक न्यूमैन एक सॉहर्स। पहले न्यूमैन बताऊंगा, उसके बाद सॉहर्स भी बता दूंगा आपको, है ना। लेकिन मेजर जो अपन पढ़ते हैं वो न्यूमैन पढ़ते हैं ना। तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से देखना जरा आप बात को, है ना। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करूं, पहली बात तो ईथेन बता दो कैसा होता है भैया। ईथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कार्बन नंबर 1 लिख रहा हूं, इसको कार्बन नंबर 2 लिख रहा हूं। ध्यान से देखना जरा, एक को मैंने क्या लिख दिया, कार्बन नंबर 1, और एक को कार्बन नंबर 2। इस कार्बन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? डॉट से। अब बात समझना ध्यान से, इसको डॉट से 1 वाले को, और 2 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? राउंड से। और डॉट और राउंड के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, क्यों? CC के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन पर 3H है और इस कार्बन पर 3H है, तो अपन क्या करते हैं, इनको स्टेबल सिचुएशन में लगाने के लिए 120 एंगल पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इधर एक H लगा दिया, इस कार्बन पे एक H इधर लगा दिया, 120 एंगल, इनके बीच का एंगल 120 कह रहा हूं मैं, बॉन्ड के बीच का, इधर एक लगा दिया। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, डॉट वाले कार्बन से 3H जोड़ दिए। ठीक है, ये बीच में क्या है, डॉट वाला कार्बन है, डॉट मतलब 1 वाला। 2 वाला कौन सा, राउंड वाला है। अब राउंड वाले पे 3H लगाना है और उन H के बीच का एंगल 120 ही रखना है, लेकिन उसको तुम इसके साथ कैसे रख सकते हो, ध्यान से देखना जरा। उसको इसके साथ हम ऐसे रख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर H बना दूं, ऐसे डैश में बना रहा हूं, लेकिन ऐसा बनाऊं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो, नियरली 0 हो, नियरली 0 हो, और इस एंगल का नाम क्या होता है, डाईहीड्रल एंगल। क्या होता है, डाईहीड्रल एंगल। ठीक है, डाईहीड्रल एंगल किसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो डार्क वाला CH बॉन्ड है वो, और जो डैश वाला बनाया मैंने पीछे वाला वो, उनके बीच का अगर एंगल बोलें तो डाईहीड्रल एंगल हम उसको बोलने लगेंगे। जैसे कभी भी कन्फर्मर आप बनाओ तो डॉट वाले का जो बॉन्ड है वो ले लो और डैश वाले का बॉन्ड ले लो, इस एंगल को हम बोलेंगे क्या, डाईहीड्रल एंगल, है ना। ध्यान से देखना जरा, अब पीछे वाले पे मैंने डैश डैश में लगा दिया, तो अब मुझे क्या करना है, दूसरा वाला जो H लगाना है वो, उनके बीच का एंगल तो होना चाहिए 120, और डार्क और डैश के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से मैं यहां कर सकता हूं, डैश डैश वाले बॉन्ड का आपस में एंगल तो क्या है, 120 है, लेकिन हम जिस एंगल को बोलते हैं डाइड्रल एंगल वो क्या होता है, फ्रंट वाले और बैक वाले कार्बन, फ्रंट मतलब डॉट वाला, राउंड मतलब बैक वाला, उनके बीच का एंगल अगर नियरली 0 है तो डाइहेड्रल एंगल। और जिसका डाइहेड्रल एंगल 0 होता है इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या नाम है, फिर से बोलो, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस राउंड वाले को पकड़ के घुमा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, राउंड वाले को, पीछे राउंड वाले को पकड़ के घुमा रहा हूं, तो क्या होगा, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन चालू हो जाएगा। राउंड वाले को पकड़ के घुमाऊंगा तो 1 और 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है वो क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा वो। इसका मतलब आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा ध्यान से समझ लो, बहुत आसान है, कुछ खास है नहीं इस टॉपिक में। देखो, डॉट और राउंड ऐसा बना दिया, अब डॉट वाले पे तो वैसे के वैसे ही H लगा दो, जैसे लगे थे पहले, बचपन से जैसे लगे थे वैसे ही लगा दो, है ना, ऐसा। अब राउंड वाले पे मैं कितना घुमा रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं 60 डिग्री। कितना घुमा रहा हूं भैया, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे लगे हुए CH का जो एंगल है वो 120 होता है, तो हमें आधे पे रखना है उसको, है ना, 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना जरा।
और यहां पर आपको अब ऐसे दिखने लगेगा, ऐसा 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 H, ऐसा 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 H, ऐसा 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 H। मतलब अब जो डाइहेड्रल एंगल हो गया वो क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहां क्या था, जीरो। तो जो जीरो एंगल वाला होता है उसको इक्लिप्स बोलते हैं, और जो 60 वाला होता है उसको स्टैगर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। एक बार और, स्टैगर्ड। ठीक है, ये इक्लिप्स्ड और ये स्टैगर्ड होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ही ध्यान से। डेफिनेशन तो आप समझ गए सारी, ठीक है। ये भी पता चल गया CH4 के जीरो होते हैं क्योंकि C और H के बीच में कोई नई ज्योमेट्री या नया आइसोमर नहीं बनता है। कन्फर्मर ऑफ ईथेन में हम चल रहे हैं, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, ईथेन में 2 कार्बन है, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, ओके। 1 वाले को मैंने डॉट माना, 2 को राउंड। अब ध्यान से देखना, यहां से कहानी आपकी शुरू होती है। अब देखो, पहले मैं तो देख लूं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सामने से देखना। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है, मैंने प्रोजेक्ट कर दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब मुझे सामने से देखना है, ठीक है, बिल्कुल सामने से। मुझे आसपास ऐसे या ऐसे नहीं देखना, मुझे कैसे देखना है, बिल्कुल सामने से। ठीक है, अब आप बोल रहे सर आप तो हट जाओ, ठीक है, लो हट गए। ऐसा है ये, ध्यान से समझना बात को ना, मजा आएगा। बिल्कुल सामने से देखना, बिल्कुल सामने से, दिख रहा है, बिल्कुल सामने से, बिल्कुल सामने से, समझ गए बात को। अब आप मुझे देख के बताओ ये कौन सा बना रखा है मैंने अभी, मेरे हाथ में जो है वो क्या है, इक्लिप्स है या स्टैगर्ड है? आपका जवाब बिल्कुल सही है, इक्लिप्स्ड है। भाई ऐसा है ना, ये सामने रखा हुआ है, जस्ट सामने, ऐसा। इक्लिप्स्ड है। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं राउंड वाले को पकड़ के घुमा दूं 60 डिग्री, ध्यान से देखना जरा, डॉट वाले पे फोकस करना, ठीक है, ये नहीं घुमाऊंगा मैं ना, राउंड वाले को मैंने पकड़ा और 60 डिग्री घुमा दिया, घूम गया 60 डिग्री, देखो हो गया 60 डिग्री। डॉट को मैंने वैसे ही रखा, राउंड को घुमा दिया 60 डिग्री, तो अब आपको ये ऐसा दिख रहा है, देखो ये है 60, 120 का आधा, देखो ऐसा है। अब ये, तो अब ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये स्टैगर्ड। तो राउंड वाले को पकड़ के मैंने जब घुमाया तो ये जो नया स्ट्रक्चर बना, ये क्या है, स्टैगर्ड है। तो क्या हम ऐसा हमेशा 60-60 घुमाएंगे? आप कोई भी एंगल घुमा सकते हो, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो 60 डिग्री वाले पढ़ते हैं। आप बोलो सर मेरा मन नहीं है 60 घुमाने का, हम तो 30 ही घुमाएंगे, लो तो 30 डिग्री भी ले सकते हो, 40, 50, 60, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। इसलिए तो बोला इनफाइनाइट है भाई। इनफाइनाइट बोला ही क्यों, अरे इनफाइनाइट क्यों बोला भाई, आप कोई भी एंगल पे घुमा सकते हो ना। भाई मेरा मन कर रहा है 13.5 डिग्री से घुमाएंगे, घुमा दो, 20 डिग्री से घुमा दो, 24 डिग्री से घुमा दो, कितने भी डिग्री से आप घुमा सकते हो। तो इसलिए तो बोला गया है कि इनफाइनाइट कन्फर्मर होंगे। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जो केसेस हम पढ़ते हैं, वो एक इक्लिप्स वाला पढ़ते हैं, जीरो एंगल वाला, और एक स्टैगर्ड 60 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक लीस्ट स्टेबल और कोई एक मोस्ट स्टेबल है। अब ध्यान से सुनते जाना बात को, है ना, कोई एक लीस्ट स्टेबल और कोई एक मोस्ट स्टेबल है। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल से डिफाइन करेंगे। कैसे? अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये बॉन्ड पास पास हैं, मतलब 0 डिग्री पर इन बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा। क्यों? बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा इनके बीच में। इधर थोड़ा दूर चले गए तो रिपल्सन कम है, इधर रिपल्सन ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया स्टेबिलिटी बता दो, क्या बता दो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ, किसमें रिपल्सन कम है, स्टैगर्ड में कम है। क्यों? एंगल ज्यादा है, दूर हो गया बॉन्ड पेयर रिपल्सन, है ना, तो इसलिए स्टैगर्ड की ज्यादा होती है इक्लिप्स से। और अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछूं, किसका, एनर्जी, देखना ध्यान से, अगर मैं इसका ऑर्डर आपसे पूछता हूं
तो स्टेबिलिटी का उल्टा करना है। रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तभी तो स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा, एनर्जी इक्लिप्स की ज्यादा। अब आप बोलो सर जो हम 12.5 13.5 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उनको क्या बोलेंगे? उन सभी को इकट्ठा नाम दिया गया है स्क्यू फॉर्म। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं MI स्टार वाला पॉइंट, क्या? ऑल फॉर्म्स other than staggered and eclipsed are called skew form। कौन सा? skew form। skew forms बोला मतलब सभी, कौन से छोड़ दो? ये दोनों छोड़ दो, इसके अलावा सारे के सारे skew form। समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब कभी भी आप कन्फर्मर पढ़ेंगे तो इथेन के कन्फर्मर सबसे पहले आप पढ़ते हो, और इथेन में फिर से थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। इथेन में दो कन्फर्मर हम बेसिकली पढ़ते हैं, एक इक्लिप्स एक स्टैगर्ड। अब आप बोलो सर इसको दोबारा क्यों नहीं घुमा रहे? अरे वापस यही बन जाएगा, सही है ना? अगर मैं इसको दोबारा से 60 घुमा दूंगा तो वापस यहीं आ जाओगे। तो सिर्फ दो ही कन्फर्मर एग्जिस्ट करेंगे जो हम पढ़ते हैं, होते तो इनफाइनाइट हैं, एक इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड। और अगर आपने किसी एक कन्फर्मर को पकड़ा, उसको 60 डिग्री घुमाया तो दूसरा बन जाएगा, उसके बाद फिर 60 डिग्री घुमाया तो दोबारा से पहला बन जाएगा। देख लो, साक्षात एग्जांपल आपके सामने, देखना। ये 0 डिग्री वाला है, पीछे से पकड़ के देखो ऐसा है 0 डिग्री वाला है। अगर मैं फ्रंट वाले को ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है, इसको पकड़ लेता हूं ताकि फिक्स रहे, राउंड वाले को घुमा रहा हूं, ये घुमा 60, तो ये अब क्या बन गया? स्टैगर्ड। अब अगर मैं स्टैगर्ड को फिर से 60 घुमाता हूं तो ये दोबारा से इक्लिप्स्ड बन गया ना। फिर घुमाओगे फिर स्टैगर्ड, फिर घुमाओगे फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, मतलब ये चलता रहेगा मामला भाई। 60 60 60 60 घूमता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड बस दो ही फॉर्म बनेंगे जो बार बार 60 60 पे रिपीट होते जाएंगे। बाकी इनके अलावा जो कन्फर्मर है उनको क्या बोलते हैं? स्क्यू। तो सारी चीजें क्लियर है? फ्री रोटेशन की वजह से क्रिएट होते हैं, ये समझ में आ गया आपको? ये लाइन जो लिखी थी, इनफाइनाइट होते हैं, मैंने बता दिया आपको, किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो। एनर्जी जो जिसको रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड कह रहा हूं, अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये बॉन्ड घूम सकते हैं। इसका एग्जांपल डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड होती है, इसमें फ्री रोटेशन होती है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये भी सही है। CH4 के कन्फर्मर्स 0 होते हैं क्योंकि C और H वाले का कोई नई ज्योमेट्री या नया आइसोमर नहीं बनेगा। CC का बनेगा सबसे पहले, मतलब इथेन से शुरू होंगे और सबके इनफाइनाइट होंगे आगे, प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह सबके, पेंटेन वगैरह सबके। ठीक है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। डॉट और राउंड वाला कभी आपको दिखे, इसको इक्लिप्स इसको स्टैगर्ड बोलते हैं। क्यों? थीटा 0 तो इक्लिप्स, थीटा 60 तो स्टैगर्ड। किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम? एंगल रिपल्सन से, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। कैसे? CH के बीच का अगर बॉन्ड पेयर रिपल कर रहा है वो कैसे करेगा? एंगल कम तो रिपल्सन ज्यादा, 60 पे थोड़ा दूर हो गया तो रिपल्सन कम, है ना? तो रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी का ऑर्डर उल्टा कर दो, और सभी फॉर्म को स्क्यू बोलते हैं अदर देन स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। ठीक है, चलो क्लियर है सारी बातें, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने सीख लिया, अब हम चल रहे हैं सॉहर्स पे। ध्यान से देखना जरा, सॉहर्स फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, जो आप सामने से देख रहे थे ना, देखो जरा, न्यूमैन में आप क्या देखते थे? सामने से देखते थे। इसको रख देता हूं मार्कर्स को। आप सामने से देखते थे ना, जैसे ये कौन सा है? स्टैगर्ड फॉर्म है। ये कौन सा है? इक्लिप्स फॉर्म है, सही ना? आप सामने से देखते थे। अब आप सामने से ना देख के थोड़ा साइड से देखने लगो, ऐसे। तो अब ये हो गया आपका सॉहर्स फॉर्मूला। सामने से देखते तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, नाम ही उसका प्रोजेक्शन है क्योंकि सामने से आप प्रोजेक्ट करते हो मॉलिक्यूल को। सॉहर्स फॉर्मूला मतलब ऐसा है, आप साइड से देखो तो देखो आपको बॉन्ड दिखेगा। अब पहले आपको बॉन्ड नहीं दिख रहा था सामने से, अब आपको ये बॉन्ड दिखने लगेगा। ये वाला बॉन्ड कह रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच वाला, बीच में जो था C1C2 कार्बन का। तो अब अगर साइड से देखोगे तो साइड से जो फॉर्म होता है वो सॉहर्स होता है। अब क्या है, आप ध्यान से देखो जरा, आपको सामने से एक अच्छी डिजाइन नजर आ रही होगी, बहुत बढ़िया डिजाइन। क्या आप इसको Y बोल सकते हो? अरे Y XYZ वाला Y, ठीक है, तो ये सीधा Y है,
और जो मैंने पीछे पकड़ा है वो इन्वर्टेड वाई है। तो जब सीधा वाई होगा और इन्वर्टेड वाई होगा तो क्या होगा? 100 हर्ट्ज में, साइड से देख लो ऐसे, क्या बोलोगे इसको? स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आगे उल्टा वाई कर दूं, पीछे सीधा वाई कर दूं, तब भी स्टैगर्ड ही है। आपको फ्रंट से इन्वर्टेड वाई दिख रहा है और पीछे जो मैंने पकड़ा है वो क्या है? सीधा वाई है। ठीक, अगर मैं दोनों उल्टे वाई बना दूं, दोनों उल्टे वाई बना दूं, देखो दोनों उल्टे वाई, इन्वर्टेड वाई, तो ये क्या है? इक्लिप्स्ड। या दोनों सीधे वाई बनाओगे तब भी क्या है? ये इक्लिप्स्ड। तो यही मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। किसके? ईथेन के। ईथेन से आप समझ लो 100 हर्ट्ज में क्या होता है। देखो आपने क्या करा, न्यूमैन में फ्रंट और पीछे वाले कार्बन को, फ्रंट और रियर कार्बन को आपने पकड़ा और खींच दिया एक तरीके से, मतलब साइड व्यू ले रहे हो आप उसका, तो ऐसा दिखेगा। ध्यान से समझना है बात को, है ना। अब आपको बीच में चमकता हुआ बॉन्ड एक नजर आएगा और आप इसको ऐसे लिखोगे, ये हो गया आपका सीधा वाई और ये हो गया आपका सीधा वाई। वाई बन रहा है, ऐसा हो या ऐसा हो। कैसा? ऐसा। सीधा वाई हो या उल्टा वाई हो, दोनों ही उल्टे हों। और एक ऐसा केस मैंने बताया था, क्या? फ्रंट वाला वाई, मतलब जो आगे वाला था वो तुम्हारा सीधा हो और पीछे वाला उल्टा हो, या आगे वाला उल्टा वाई हो और पीछे वाला सीधा वाई हो। वाई का मतलब ये बॉन्ड है 120 एंगल पे लगे हुए हैं। और इन सभी जगह मैं क्या लगा दूं? एच। क्या लगा दूं? एच। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, इक्लिप्स बोलेंगे इसको। आप कैसे भी बना सकते हो। अगर आपको दोनों वाई बनाने तो दोनों सीधे वाई, दोनों उल्टे वाई। अगर आपको स्टैगर्ड की बात करनी है तो एक सीधा और एक उल्टा वाई होगा। अब आप फ्रंट वाला सीधा वाई बना लो, बैक वाला उल्टा बना दो, चलेगा। तो ये दोनों फॉर्म, अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 लिखूं और इसको 4 लिखूं, तो मैं क्या बोलूंगा? 1 और 2 कौन से फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म है। और कोई अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, आप कैसे भी बना सकते हो। और 3 और 4 क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म है। किसमें? किसमें? 100 हर्ट्ज में। 1 और 2 इक्लिप्स्ड है और 3 और 4 क्या है? स्टैगर्ड है। समझ गए बात को? तो सीधे सीधे वाई, उल्टे उल्टे वाई, इक्लिप्स्ड, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, क्या? स्टैगर्ड। इसको लिख लेंगे, मजा आएगा। लिख लो लिख लो, Mi स्टार लिखें जरा। अगर 100 हर्ट्ज फॉर्मूले में, इंग्लिश वाली हिंदी लिखते हैं अपन, है ना, अगर 100 हर्ट्ज फॉर्मूले में सीधे सीधे या उल्टे उल्टे, अगर 100 हर्ट्ज फॉर्मूले में सीधे सीधे या उल्टे उल्टे वाई प्रेजेंट हो तो इक्लिप्स फॉर्म होता है। सीधे सीधे उल्टे उल्टे तो इक्लिप्स फॉर्म होता है। एंड सीधा उल्टा, उल्टा सीधा सीधा उल्टा, उल्टा सीधा तो स्टैगर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सीधे सीधे उल्टे उल्टे, इक्लिप्स्ड, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, स्टैगर्ड फॉर्म होता है। मतलब अल्टीमेटली आप बात समझ गए जो मैं पहुंचाना चाह रहा था आपके दिलो दिमाग में। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो 100 हर्ट्ज इस टाइप से दिखते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लाइट चली गई है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ईथेन के लिए बना रहे हैं अपन। तो हमें यह पता है कि डायहेड्रल एंगल जब 0 डिग्री होता है तो कौन सा फॉर्म होता है? इक्लिप्स फॉर्म। आपने 60 डिग्री घुमाया, कहां पहुंच गए? स्टैगर्ड पे। फिर आपने 60 डिग्री घुमाया, कहां पहुंच गए? फिर इक्लिप्स पे, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी और इधर भी चलती रहेगी। मतलब 2 ही कन्फर्मर मिलेंगे बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, एक इक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। बाकी बीच वाले सारे क्या होंगे? स्क्यू फॉर्म।
मतलब इक्लिप्स से स्टैगर तक पहुंचने में सारे के सारे बीच के फॉर्म क्या होंगे, स्क्यू फॉर्म होंगे। ये बीच वाले को क्या बोलेंगे, सबको स्क्यू बोलेंगे, इसको भी, इधर वाले भी, ठीक है। और जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड है, इसके बीच का जो एनर्जी बैरियर है, वो जो होता है एनर्जी बैरियर, मतलब यहां से लेकर, मतलब बॉटम से लेकर इसके पीक तक की एनर्जी, ये वाली, इसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो मैं बता देता हूं, आपको याद नहीं रखना, ऐसी नॉलेज के लिए। 3 किलो कैलोरी होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब इक्लिप्स की एनर्जी 3 किलो कैलोरी ज्यादा होती है स्टैगर्ड से, और ये एनर्जी कौन सी वाली, रिपल्सन की वजह से जो हुई। भाई रिपल्सन हुआ तो एनर्जी बढ़ी ना, तो वो इतनी बढ़ती है 3 किलो कैलोरी, ठीक है। ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको। बस आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ध्यान रखना, ऊपर वाले सारे पीक क्या होते हैं, इक्लिप्स्ड, नीचे वाले सारे ट्रफ क्या होते हैं, स्टैगर्ड, और बीच वाले सारे फॉर्म क्या होते हैं, स्क्यू। ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, समझ गए। और ये क्या है, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल कौन सा वाला, रियर वाले कार्बन को जो आप घुमाते थे ना, रियर कार्बन को घुमा के जो एंगल आता था, फ्रंट वाले CH बॉन्ड और बैक वाले CH बॉन्ड के बीच में, सॉलिड और डैश वाले, वो एंगल होता है डायहेड्रल एंगल, है ना। तो ये कहानी हो गई आपकी, मैंने आपको सॉहर्स फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। सीधा सीधा वाई, उल्टा उल्टा वाई, ठीक है। ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, ये क्या हो गया, स्टैगर्ड, सही है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। बस चलो फिर नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। कहानी किसकी, जो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म की हम बातें करते हैं कि भैया इक्लिप्स फॉर्म जो है वो कम स्टेबल है, उसकी एनर्जी ज्यादा है कंपेरिजन टू स्टैगर्ड से। एक्चुअल उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेन। बच्चों स्ट्रेन को हम समझ सकते हैं एक तरीके से डीस्टेबलाइजेशन, डीस्टेबलाइजेशन। अब ये डीस्टेबलाइजेशन किस वजह से होता है, ये होता है रिपल्सन की वजह से। रिपल्सन कितने टाइप के हो सकते हैं, रिपल्सन 2 टाइप से हम समझते हैं। एक होता है बॉन्ड बॉन्ड का रिपल्सन, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, और एक होता है ग्रुप का रिपल्सन। अगर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है तो उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। और अगर ग्रुप का होता है तो उसको बोलते हैं वांडरवाल स्ट्रेन, या स्टेरिक स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे क्या, द स्ट्रेन या डीस्टेबलाइजेशन अराइजेस बाय द रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो हम पढ़ते हैं वो क्या, CH एंड CH इलेक्ट्रॉन। CH का जो बॉन्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले CH के, मैंने बताया था डॉट वाला जो आगे एक CH है और डैश वाला पीछे वाला CH है वो, ठीक है। द स्ट्रेन अराइजेस बाय द रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और वांडरवाल स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन या डीस्टेबलाइजेशन arises by repulsion of bulky groups like alkyl, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस टाइप के। तो इसको बोलते हैं वांडरवाल स्ट्रेन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या, टॉर्सनल स्ट्रेन में क्या होता है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है और इसमें बल्की ग्रुप का होता है। अभी अपन ने सिर्फ इथेन पढ़ा तो यहां बल्की ग्रुप, मिथाइल, इथाइल वाली बातें नहीं आएंगी। जब हम ब्यूटेन पढ़ेंगे तब हम वहां पर ये वाली स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ रखा है, अभी हमने इथेन पढ़ रखा है, और इथेन में होती है CH वाली रिपल्सन। कैसे होती है, याद करो, डॉट वाला कार्बन था और एक राउंड वाला। तो डॉट वाले कार्बन का CH जब राउंड वाले कार्बन के CH के बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन करेगा तो इसको अपन बोलते हैं, इस वाले रिपल्सन को, है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। या टॉर्सनल स्ट्रेन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले मैं आपको इससे बता दूं टॉर्सनल स्ट्रेन, जरा इससे भी समझ लो। तो टॉर्सनल स्ट्रेन एक्चुअल में क्या है, जैसे आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला रखा हुआ है सामने, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि ये इक्लिप्स फॉर्म है। तो ये वाला जो CH है आगे वाला, ये वाला CH इस पीछे वाले CH बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होगा उसको बोलेंगे अपन क्या, टॉर्सनल स्ट्रेन। उसी तरीके से
इसका इसके सामने वाले के साथ 0 डिग्री एंगल वाला, और इस वाले का इसके सामने वाले के साथ। मतलब जो 0 डिग्री एंगल पर बॉन्ड पेयर बनते हैं CH वाले, उसमें जो रिपल्सन होता है उसको बोलते हैं क्या? टॉर्सनल स्ट्रेन। अब जरा ये भी समझ लो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज इथेन। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इथेन में भी होता है, ये भी ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथेन का मतलब क्या, ध्यान से देखना जरा। ये क्या है? कार्बन है, और ये क्या लगे हैं यहाँ पर? H लगे हुए हैं। समझना बात को, है ना। होता क्या है, जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बनता है, और उसका एक एंटी बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली खाली होता ही है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसके पास खाली सिग्मा स्टार होगा, और इसका ये सिग्मा बॉन्ड लिया तो इसके पास इसका खाली सिग्मा स्टार होगा। अब होता क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इस सिग्मा स्टार से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और ये वाला सिग्मा इसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा वाला? सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। ये मैंने कौन सा फॉर्म बनाया था आपके सामने, क्या बोलोगे इसको? एक उल्टा वाई और एक सीधा वाई था, तो ये क्या है? स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड में क्या होता है, सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, तो हम बोलते हैं इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन 0 है। अब अगर मैं सोचूं, इक्लिप्स फॉर्म सोचूं, मतलब मैं अगर दोनों उल्टे वाई बना दूं या दोनों सीधे वाई बना दूं, तब तो सामने सामने बॉन्ड पेयर आ जाएगा। ऐसा ये खाली होगा ही नहीं। क्यों? ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, बताओ जरा, ये इस तरीके से बना है और ये इस तरीके से बना है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा। ध्यान समझना, इक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा, सही है। और अब देखो जरा, इसका अगर ये सिग्मा है, ठीक है, तो सिग्मा स्टार इसका यहां चला गया, और इसका जो सिग्मा है उसका सिग्मा स्टार कहां चला गया? इधर। तो इसकी और इसकी डिस्टेंस बहुत बढ़ गई, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता। सिग्मा और सिग्मा इसके बीच में क्या होने लगता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। और इसी रिपल्सन को हम बोलते हैं क्या? टॉर्सनल स्ट्रेन। अब क्लियर समझ में आया आपको? टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब सिग्मा सिग्मा के बीच में क्या हो जाए? रिपल्सन हो जाए, ठीक है। और वो कहां होगा? इक्लिप्स फॉर्म में होगा, क्योंकि उसका जो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार है वो अपोजिट चला गया। भाई इंटरेक्शन के लिए ऑर्बिटल सामने होना चाहिए ना। ये वैकेंट एंटी बॉन्डिंग है, ये फील्ड बॉन्डिंग है। फील्ड बॉन्डिंग वैकेंट एंटी बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करेगा तो ऑर्बिटल आमने सामने होना चाहिए ना। वो नीचे चला गया, इस वाले में वो ऑर्बिटल नीचे चला गया, तो डिस्टेंस बढ़ गई, तो उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो इनमें रिपल्सन होने लगेगा, और इनमें रिपल्सन को ही हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। इस वाले स्ट्रेन की बात हम बाद में करेंगे जब हम ब्यूटेन का पढ़ेंगे। अभी टॉर्सनल स्ट्रेन क्लियर समझ में आया आपको क्या होता है? CH बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। अब हम टॉर्सनल स्ट्रेन को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मुझे ये हाइपर कॉन्जुगेशन तोड़ना है, मतलब ऐसा बनाना है, तो इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी कि ऐसा बन जाए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो इसको भी हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है, या टॉर्सनल एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। तो यहां मैं एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं इसकी, टॉर्सनल स्ट्रेन की। क्या? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन, जो यहां पर हो रहा है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड टॉर्सनल एनर्जी या टॉर्सनल बैरियर, ठीक है। टॉर्सनल एनर्जी, टॉर्सनल बैरियर, ऐसा आएगा यहां। एनर्जी और बैरियर और स्ट्रेन, ठीक है। एनर्जी बोलो, बैरियर बोलो या स्ट्रेन बोलो, बात बराबर है। तो क्लियर बात समझ में आई? टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? तो फिर से एक लाइन में बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। वान डर वाल स्ट्रेन की बात हम बाद में करेंगे, ब्यूटेन का जब पढ़ेंगे। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये इसके अंदर की थ्योरी है कि भाई इक्लिप्स वाला क्यों ज्यादा एनर्जी वाला होता है, स्टैगर्ड क्यों कम एनर्जी का होता है, वो इस वजह से होता है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी अच्छी सी चीजें हैं जो आपको पता चल रही पहली बार, नोट करो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इथेन का हमने सारा कुछ पढ़ लिया, अब हम चलेंगे प्रोपेन पर। ध्यान से देखना जरा, प्रोपेन के कन्फर्मर कैसे बनाने हैं, बहुत आसान है। इथेन जानते हो, CH3 यहां से एक H हटा के मिथाइल लगा दो, ठीक है। इसमें से H हटा के मिथाइल लगा दो तो यहां पर CH2 बचेगा और क्या आ जाएगा? CH3। तो क्या बन गया? प्रोपेन। बहुत आसान है, इथेन जैसा ही है, सेम टू सेम, है ना। ये 1 ये 2।
अब क्या करोगे, 1 वाला डॉट और 2 वाला राउंड बनाओगे। ध्यान से देखना जरा, 1 वाला डॉट और 2 वाला राउंड। डॉट वाले पर एक मिथाइल 2H, डॉट वाले पर एक मिथाइल 2H, ध्यान से देखो जरा, एक मिथाइल और 2H डॉट वाले पर। राउंड वाले पर 3H, क्योंकि सेकंड वाला राउंड वाला है ना, इस पर 3H। उसको मैं कैसे लगा सकता हूं, ऐसे लगा सकता हूं, H एक लगा दिया यहां, एक यहां और एक यहां, मतलब 0 डिग्री एंगल वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, राउंड वाले को पकड़ के 60 डिग्री घुमा दूं। ध्यान से देखना, राउंड वाले को पकड़ के 60 डिग्री अगर घुमा दूं तो अब आपको ऐसा दिखेगा, ये डॉट और ये राउंड। ठीक है, डॉट वाले को नहीं छेड़ना, डॉट वाला वैसे ही रहेगा। तो Me, H और H, राउंड वाले पर जो H हैं 60 डिग्री घुमाओगे तो ऐसा आ जाएगा। कैसा, इस तरीके से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, इस वाले को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं इक्लिप्स्ड, और इसको क्या बोलूंगा, स्टैगर्ड, और इनके बीच वालों को सबको क्या बोलूंगा मैं, स्क्यू फॉर्म। भाई ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, बीच वाले किसी और एंगल वाले क्या हो जाएंगे, स्क्यू फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की, बस दो ही बनेंगे। अगर आप फिर से 60 घुमाते हो तो रिपीट हो जाएगा। भाई फिर से 60 घुमाओगे तो H इधर और ये H इधर, वापस नहीं पहुंच गए। ये कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देख लो जरा एक बार। पहले क्या था, पहले क्या था, पहले कुछ ऐसा था, ध्यान से देखना जरा। पहले था ये ऐसा, इथेन का ऐसा था, ध्यान से, ये इथेन का क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है। सही है, तो इथेन में मैंने क्या करा, एक H को हटाया, ये हट गया, हट गया, और इसकी जगह मैंने क्या लगाया, एक मिथाइल लगा दिया CH3, तो अब ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसकी जगह मैंने एक मिथाइल लगा दिया तो ये ऐसा दिखेगा आपको सामने से। देखो ये डॉट वाला कार्बन है तुम्हारा, कौन सा वाला, ये वाला डॉट वाला, इस पर एक H 2H और ये मिथाइल लगा है ऊपर, और जो पीछे मैंने पकड़ा है वो कौन सा वाला है, राउंड वाला कार्बन है, और एक H 2H और ये तीसरा H है यहां पर, ऐसा ही है। तो ये ऐसा दिखेगा, ये क्या है, इक्लिप्स फॉर्म। अब अगर मैं 60 घुमाऊंगा पीछे वाले को पकड़ के, ध्यान से देखना, ये घुमा रहा हूं मैं, घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं, ये हो गया आपका कौन सा वाला फॉर्म, ये हो गया अब आपका स्टैगर्ड फॉर्म। फिर 60 घुमाऊंगा तो अब रिपीट हो जाएगा, ये इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। सिमिलर इथेन जैसा ही होगा क्योंकि दो ही कन्फर्मर हैं। ठीक है, बस ये एनर्जी गैप इथेन से ज्यादा होगा। इथेन में कितना लिया था अपन ने, अप्रोक्सीमेटली 3 लिया था, 3 किलो कैलोरी, तो यहाँ 3 से थोड़ा ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.4 आप ले सकते हो, है ना। कोई डेटा वगैरह याद नहीं करना, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं जानकारी के लिए। तो 0 डिग्री वाले पर, जैसे ये 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, इक्लिप्स्ड। 60 डिग्री पर क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड। फिर आगे बढ़ो, फिर से 60 घुमाओगे मतलब 120 एंगल हो जाएगा, तो फिर से इक्लिप्स्ड, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये कहानी है प्रोपेन की। तो इथेन जैसा ही है, सेम टू सेम इथेन जैसा है, बस ये जो एनर्जी गैप है ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। उसमें 3 था, अब एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, 3.4 किलो कैलोरी पर मोल, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कोई डेटा याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कि अब थोड़ा सा क्या हुआ। देखो हुआ क्या, आपने इथेन में से एक H हटा के मिथाइल लगाया, तो अब यहां पर क्या हुआ, रिपल्सन ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, मिथाइल आ गया ना, तो अब रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, चलो इसको नोट करो। फिर एक ब्यूटेन का और बच्चा है, उसको कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और ब्यूटेन के पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल है बिल्कुल, जैसा प्रोपेन इथेन चलता है वैसे ब्यूटेन चलेगा, और थोड़ा सा इसमें अलग काम है। क्या, ब्यूटेन करने के लिए आप क्या करो, प्रोपेन में आपने क्या किया था, यहां से H हटा के मिथाइल लगाया था, अब यहां से भी H हटा के क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो 1 वाला डॉट हो गया, एक मिथाइल 2H, 2 वाला राउंड हो गया, एक मिथाइल 2H। ठीक है, अपन सिमेट्रिकल बनाते हैं, कई लोग ऐसा ही बना सकते हैं, इसको 1 इसको 2 लेके भी बना सकते हो। इस कार्बन पे 3 मिथाइल हो जाएंगे, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो, सॉरी 3 मिथाइल नहीं, इस कार्बन पे 3 H हो जाएंगे, और इस कार्बन पे 2 H और एक इथाइल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 1 इसको 2 लेते हो, किसको, इसको 1 इसको 2 लेते हो, तो इस कार्बन पे 3 H, इस कार्बन पे 2 H और एक पूरा इथाइल आ जाएगा। लेकिन हम वो बनाते नहीं है, हम कौन से वाले बना रहे हैं, इसको 1 इसको 2 ले रहे हैं ताकि सिमेट्रिकल बने, और इसके लिए 2 H एक मिथाइल, और इसके लिए भी 2 H और एक मिथाइल हो जाए। ठीक है, अब बनाना चालू करते हैं, ध्यान से देखना जरा।
डॉट वाला, राउंड वाला, ठीक है। इसी तरीके से और बना दो, डॉट राउंड, ठीक है। अपन 60-60 घुमाते जाएंगे, या एक काम करो एक एक करके बना लेते हैं तो आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा, डॉट वाले पर क्या है, इस पर क्या है, एक मिथाइल 2H, एक मिथाइल 2H, क्लियर। राउंड वाले पर क्या है, फिर से यही है, एक मिथाइल 2H वाला केस है। अगर मैं मिथाइल मिथाइल के बीच का एंगल 0 रख देता हूं तो एक कन्फर्मर इसका ये बनेगा, और इसको आप घुमा दो भैया कितना, 60 डिग्री, किसको, पीछे वाले को पकड़ के 60 डिग्री घुमा दो, तो अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना जरा, डॉट राउंड। डॉट वाले पर क्या है, इसको नहीं छेड़ना, MEHH, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। राउंड वाले को 60 घुमाया तो कुछ ऐसा आया कि एंगल हो गया आप कितना, 60 डिग्री हो गया भाई, ग्रुप के बीच का एंगल इधर, ठीक है, कितना हो गया ये, 60 डिग्री हो गया, मिथाइल मिथाइल के बीच का एंगल। फिर से घुमा दो, कितना, 60 डिग्री, फिर से घुमा दो 60 डिग्री, फिर से घुमा दो, किसको घुमा दो, पीछे वाले को, डॉट वाले को नहीं छेड़ना, पीछे वाले को घुमा दो 60 डिग्री, है ना। तो ऐसा दिखेगा, MEHH, इसको नहीं छेड़ने का। राउंड वाला, पीछे वाला घुमाया मैंने, तो अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा ना, ME, ठीक है, H, और इधर भी H, ऐसा दिखेगा। फिर राउंड वाले को पकड़ के 60 डिग्री घुमा दो तो एक और बन जाएगा, और ये अलग अलग हैं, ध्यान से देख लो जरा आप। डॉट राउंड, डॉट वाले पर क्या है, MEHH, राउंड वाले पर क्या है, राउंड वाले पर क्या है, ME आ गया अपोजिट, इधर आ गया H, इधर आ गया H, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या करा, डॉट वाले देखो सारे फिक्स हैं, राउंड वाला घूमता जा रहा है। अब अगर आप इसके बाद 60 घुमाते हो तो ME यहां, H यहां, H यहां, सिमिलर ऐसा ही हो जाएगा वो तो। और फिर उसके बाद 60 घुमाते हो तो ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद 60 घुमाते हो तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 4 ही बनेंगे बस। इसको मैं बोलूंगा क्या, फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलूंगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसको बोलते हैं अपन गॉची, ये स्टैगर्ड का ही एक फॉर्म है, गॉची या गॉच। इसको बोलते हैं पार्शली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, पार्शली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, ठीक है, क्योंकि ये इक्लिप्स का फॉर्म है और ये एक स्टैगर्ड का फॉर्म, इसको बोलते हैं एंटी, ठीक है। इसका और इसका अलग भी नाम रखते हैं, इसको एंटी पेरिप्लेनर बोलते हैं, MEME अपोजिट, और इसको सिन पेरिप्लेनर बोलते हैं, MEME सेम साइड होंगे तो ऐसा है ना। तो ये 0 डिग्री एंगल वाला है, यहां थीटा 0 है, यहां 60, यहां MEME के बीच का एंगल, MEME वाला 120 और MEME वाला यहां 180 एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कराऊं तो अब यहां कहानी आती, मैंने आपको बोला था अब आएगा यहां वान डर वाल स्ट्रेन। बल्कि ग्रुप की जो रिपल्सन लगेगी उसको हम बोलते हैं वान डर वाल स्ट्रेन। तो ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल है, MEME पास पास, यहां थोड़ा दूर, यहां और दूर, और यहां सबसे दूर। लेकिन ये एक इक्लिप्स फॉर्म है, ये एक इक्लिप्स फॉर्म है, तो ये वाले क्या होंगे, ज्यादा एनर्जी के होंगे कंपेरिजन टू स्टैगर्ड, पहली बात। तो अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखता हूं, ध्यान से देखना जरा, किसका ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर। अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखूंगा तो फुली इक्लिप्स सबसे ज्यादा, फिर पार्शली इक्लिप्स, पहले तो इक्लिप्स वाले फॉर्म आएंगे ना, उसके बाद आएगा ये वाले, कौन से वाले, स्टैगर्ड वाले फॉर्म। अब स्टैगर्ड में देखो MEME और यहां MEME, ठीक है, तो MEME यहां लगा है 60 पर, यहां 180 पर, मतलब गॉची आएगा, और उसके बाद आएगा एंटी। ये एनर्जी का ऑर्डर है, किसका है, एनर्जी का। अब आप मुझे स्टेबिलिटी का बता दो, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा इसका उल्टा, फुली इक्लिप्स, फिर पार्शली इक्लिप्स, फिर गॉची, और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन, एंटी। ऐसा होता है, समझ गए बात को, बहुत आसान है, रिपल्सन से करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे इक्लिप्स वाले की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा कंपेरिजन टू स्टैगर्ड फॉर्म। गॉची एंड एंटी आर द स्टैगर्ड फॉर्म, पार्शली इक्लिप्स और फुली इक्लिप्स के नाम में इक्लिप्स लिखा है, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे चलो, बहुत आसान, पहले ये था, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, फिर इससे ये बना, इससे ये बना, और इससे ये बना, यही चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये क्या है आपका, फुली इक्लिप्स, FE लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, FE, फुली इक्लिप्स्ड। ये कौन सा फॉर्म है, ये जो ट्रफ है ना, ट्रफ नीचे वाले, ये है तुम्हारे स्टैगर्ड फॉर्म, और ये जो पीक है ये क्या है, इक्लिप्स फॉर्म। जो बड़ा पीक है वो फुली इक्लिप्स, उससे छोटा वाला क्या है, पार्शली इक्लिप्स।
और जो सबसे नीचे वाला ट्रफ है वो क्या है, अंटी, और ये क्या है, गौची। क्या है, गौची। तो ये हो गया आपका गौची, ये हो गया अंटी, ऐसा है। समझ गया बात को। अब अगर आपको एनर्जी याद रखनी है तो मुझे तो याद है, चलो मैं बता देता हूं। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको करना चाहो याद तो कर सकते हो। क्या, यहां से यहां तक की एनर्जी नियर अबाउट 25-26 किलो जूल में बता देता हूं। ये वाली में है ना किलो जूल होती है, पिछली दोनों मैंने किलो कैलोरी में बताई थी आपको, है ना, किलो जूल होती है। पार्सली इक्लिप्स तक की होती है 16, इसकी 15 to 16 के आसपास होती है, ठीक है, किलो जूल पर मोल। और इसकी गौची वाले की होती है 3.2 के आसपास, ठीक है। कोई ऐसा याद नहीं रखना, मुझे याद थी तो बता दिया। समझ गया बात को। तो फिर से फाइनल चीज बता रहा हूं, ब्यूटेन के 4 कन्फर्मर होते हैं, पार्सली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स, गौची, एंटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, एंटी, उसके बाद गौची, उसके बाद पार्सली, उसके बाद फुली, ठीक है। ये दोनों फॉर्म इक्लिप्स के, ये दोनों फॉर्म स्टैगर्ड के होते हैं। ये गौची है, ये एंटी है, ये पार्सली है, ये फुली है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, गॉच इफेक्ट के बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कन्फर्मर से रिलेटेड। 2 स्टेटमेंट होते हैं भैया इसके। पहला क्या है, ध्यान से लिखना, लोन पेयर एंड बल्की ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन गॉच स्टेज। लोन पेयर और बल्की ग्रुप गॉच स्टेज पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास लिखा है CH3 CH2 NH2, ऐसा क्यों बोला गया इसके बारे में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन को 1 लिख रहा हूं, इस कार्बन को 2 लिख रहा हूं। नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पेयर 2H, इस पर क्या है, एक मिथाइल 2H। तो 1 बोल रहा हूं नाइट्रोजन को, तो मैंने लिख दिया 1 ऐसा, मतलब नाइट्रोजन। और 2 बोल रहा हूं इस कार्बन को, तो कार्बन को राउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन थोड़ी है, डॉट नहीं लगा रहा मैं, यहां N लिख रहा हूं। तो N पर क्या है भैया, लोन पेयर है एक, और क्या है, 2H है, और 2 पर मिथाइल और 2H। तो राउंड वाले पर मिथाइल और 2H। तो ऐसा बोला गया है कि आपको गॉच स्टेज पर रखना। देखो लोन पेयर और मिथाइल, ये क्या है, ये कौन सी स्टेज बोलोगे, गॉच स्टेज, मतलब ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों बोला गया, अगर मैं लोन पेयर और बल्की ग्रुप को अपोजिट रख देता एंटी पे, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। कई लोग ऐसे सोचते हैं ना कि भैया लोन पेयर है और बल्की ग्रुप है, दूर दूर होने चाहिए, रिपल्सन कम होगा। ऐसा नहीं होता है, यहां ध्यान से देखना। एन, ये लोन पेयर, ठीक है, सॉरी कार्बन, लोन पेयर तो अब बनाऊंगा, ये लोन पेयर, ठीक है, एन के बाद कार्बन बनाया मैंने राउंड से, फिर लोन पेयर, क्या लगा है, 2H लगे हैं। और अगर मैं इसको एंटी रखता, मतलब इसके अपोजिट रखता यहां पर, तो यूजुअली जनता का सोचना यह होता है कि सर ये दोनों दूर दूर, बहुत अच्छी बात। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले Mi स्टार लिखेंगे। Mi स्टार क्या कहता है, लिखो, लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता है, लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता है, लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता है, लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्सन, इंग्लिश वाली हिंदी में मजा आता लिखने में ना, रिपल्सन नहीं होता है। तो जब लोन पेयर का रिपल्सन नहीं होता है तो ये वाला तो मोर स्टेबल होगा ना। क्यों मोर स्टेबल होगा, इसको रिपल्सन सिर्फ कहां से मिल रहा है, मिथाइल को, इससे, मिथाइल का और H का रिपल्सन इधर हो रहा है, रिपल्सन इधर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा, इधर इसका नहीं हो रहा। लेकिन मिथाइल देखना जरा, यहां मिथाइल इधर से भी और इधर से भी, 2 जगह से रिपल्सन आएगा, जबकि इसका तो रिपल्सन होता नहीं है, तो सिर्फ इधर से ही रिपल्सन आएगा। ये कोई रिपल्सन नहीं है, ये तो मैंने गॉच फॉर्म लिखने के लिए बनाया था ऐसा। ध्यान से देखना जरा, मिथाइल का इधर से रिपल्सन आएगा, जबकि इधर इन दोनों जगह से। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और क्या होगा, लेस स्टेबल। क्योंकि यहां मिथाइल क्या है, 2 बॉन्ड पेयर के बीच में फंस गया ना बेचारा, जबकि यहां मिथाइल क्या है, एक ही बॉन्ड पेयर के साथ है, इसका तो रिपल्सन होता ही नहीं है ना, स्टेरिक रिपल्सन इसका नहीं मानते हैं, नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहली बात क्लियर समझ में आई। ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, क्यों, गॉच स्टेबल है अपोजिट वाले से, क्योंकि यहां मिथाइल 2 CH बॉन्ड के बीच में फंसा है, सॉरी NH बॉन्ड के बीच में फंसा है, मिथाइल 2 NH बॉन्ड के बीच में फंसा है,
जबकि यहां मिथाइल सिर्फ एक ही NH बॉन्ड के बीच में। पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखेंगे क्या, गॉच इज मोर स्टेबल, गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट हो, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। देखो दिक्कत तो आपको सिर्फ इसी में ही होगी कि एंटी स्टेबल है कि गॉच। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था किसमें, ब्यूटेन में, वहां एंटी ज्यादा स्टेबल लिखा था, यहां क्या लिख रहे हैं, गॉच ज्यादा स्टेबल है। मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, गॉच की ज्यादा, किससे, एंटी से। ऐसा क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कैसे, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ है। 2 फ्लोरो इथेनॉल। आप समझना जरा बात को, है ना, अब कहानी थोड़ी अंदर जाती जा रही है कन्फर्मर्स में। अगर मैं इसमें इसको 1 लिखूं और इसको 2 लिखूं, है ना, इसको 1 और इसको 2, तो 1 वाले को डॉट और 2 वाले को राउंड से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 वाले को डॉट और 2 वाले को राउंड से। 1 पर क्या, 2H एक OH, एक OH हो गए और 2H हो गए। और 2 वाले पर क्या है, 2H एक F, 2H और एक F, तो F में यहां ले रहा हूं, तो ये क्या होगा, गॉच फॉर्म होगा। OH और F के बीच में होगी भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोन, F और N, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पता होनी चाहिए। अगर मैं इसका एंटी बनाता, ध्यान से देखना, डॉट राउंड, अगर मैं इसका एंटी बनाता भैया तो ऐसा दिखता, OH H H और एंटी में F नीचे आ जाता, है ना, तो ऐसा दिखता, F इधर H इधर H, ये क्या है, एंटी फॉर्म है। ये क्या है, गौची, क्या है, गौची। ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब कई लोगों का सबसे बड़ा सवाल, अच्छा इसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हो, तो क्या इसके इक्लिप्स फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इक्लिप्स में तो इनका एंगल बहुत पास हो जाता है, 0 डिग्री के आसपास। इसके पास 2-2 लोन पेयर, इसके पास 3-3 लोन पेयर, इतना रिपल्सन होता है कि सबसे कम स्टेबल हो जाता है। ये तो मैंने इसके दोनों बनाए हैं। अगर इसके बाकी के दोनों, मतलब फुली इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड के बारे में बात करें, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी में यहां लिख देता हूं, क्या होगा देखना, गॉची, फिर एंटी, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी होगी इन चारों की। इसके तो मैंने 2 बनाए हैं, बाकी पार्शियली कैसे बनेगा, FH यहां जाए, ये H यहां जाए, मतलब आप क्या करो, इसको 60 डिग्री घुमा दो, किसको, गॉची को, तो पार्शियली पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और अगर इसको उल्टा 60 डिग्री घुमा दो तो फुली पे पहुंच जाओगे। ठीक है, वो आप बना सकते हो। समझ गए बात को, क्या ऑर्डर लिखा मैंने, गॉची, एंटी, पार्शियली, फुली, कब, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक्चुअल में होता क्या है, गॉच पर क्या, एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है। ये गॉच है तो यहां प्रॉपर डिस्टेंस है जिस पर अट्रैक्शन हो सकता है, एक तरीके से फोर्स ही तो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब तुम बहुत पास कर दोगे तो अब तो रिपल्सन होने लगेगा ना इनके बीच में, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाता है, गॉची, एंटी, पार्शियली, फुली, कब, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अब वो कहां हो सकता है, चलो ये तो मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि एग्जाम में आया था। इसके अलावा और क्या कर सकता हूं, दोनों जगह OH OH, तो भी यही आंसर आएगा, गॉची स्टेबल एंटी से, बाकी पार्शियली फुली में तो आप जानते ही हो। NH2OH तब भी होगा, NH2NH2 तब भी होगा। तो ऐसा कब होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अदरवाइज जहां रिपल्सन की कैटेगरी आएगी, रिपल्सन जहां लग रहा होगा वहां एंटी, फिर गॉची, फिर फुली, फिर पार्शियली। एक काम करते हैं, सॉरी, पार्शियली फिर फुली, उल्टा बोल दिया, गॉची, एंटी, पार्शियली, फुली इसमें है। और अगर रिपल्सन की कहानी आती है, ये नहीं पढ़ा अपन ने, इसके पहले की बात है, तो एंटी, गॉची, पार्शियली, फुली ये आता है। एक काम करते हैं, मैं इसका एक फाइनल चीज आपको बता देता हूं, कब एंटी स्टेबल और कब गॉच स्टेबल, किन किन ग्रुप्स में ऐसा होता है, अपन यहां लिख लेते हैं तो आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पर लिख दिए बोर्ड पर, ध्यान से देखो जरा, कब गॉच स्टेबल है, कब एंटी स्टेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूजुअली याद हो ही जाता है आपको, ये बहुत आसान है। क्या, एंटी, गॉच, पार्शियली, फुली, ये एक ऑर्डर हो गया, और गॉच, एंटी, पार्शियली, फुली एक ही ऑर्डर हो गया। मतलब पार्शियली और फुली इक्लिप्स की आपको टेंशन नहीं लेनी, पार्शियली इक्लिप्स ऑलवेज स्टेबल होता है फुली इक्लिप्स से। दिक्कत कहां आती है, एंटी और गॉच में। देखो जरा, यहां क्या स्टेबल है, एंटी, यहां क्या स्टेबल है, गॉच। जब कभी भी रिपल्सन की बातें आएंगी, किसकी बातें, रिपल्सन, तो ये वाला केस लगेगा। और रिपल्सन की बातें कब आएंगी, जब तुम्हारे पास ये X और Y ग्रुप क्या होने चाहिए, इनमें से। क्यों, क्योंकि आप इसको 1 और इसको 2 लिखोगे, एक को डॉट और एक को राउंड बनाओगे, तो बाकी क्या मिलेगा, 2H एक X इस पर
और 2H एक Y इस पर, यही मिलेगा ना आपको। तो बस X और Y ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर ये अल्काइल ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, तो स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाले रिपल्सन वाले केस में आ जाएंगे तो एंटी स्टेबल होने लगेगा गॉची से, ठीक। उसी तरीके से ये सारे हैं, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना इनको। जहां भी बल्की ग्रुप आ गया तो रिपल्सन लगेगा। अब ध्यान से सुनना, हेलोजन में यहां क्या है, ClBrI। यहां हेलोजन में देखो जरा, F अभी नहीं लिखा मैंने, अभी लिखूंगा मैं, है ना। हेलोजन में 3 होते हैं, कौन, Cl, Br और I वाले। ये इनका एंटी स्टेबल होता है। और यहां पर जो FF वाला केस है वो यहां आता है। अब यहां क्या हो रहा है देखो जरा, गॉची ज्यादा स्टेबल है एंटी से, क्यों, क्योंकि इनमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही तो हमने पढ़ा था गॉच इफेक्ट में, अभी पीछे यही तो पढ़ के आए हैं। इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते ही हो कहां कहां होती है, F में, O में और N में। मतलब ऐसा कोई ग्रुप लगाओ या एटम लगाओ जो F और N रखता है। तो देखो जरा, अगर मैं X और X को, क्यों, आप इसको 1 लोगे और इसको 2 लोगे, तो X और Y है ना। अगर मैं X और Y वाला जो ग्रुप है उसको ऐसे लगाता हूं गॉची पर, और ग्रुप ये ले लेता हूं, तो क्या स्टेबल होता है, गॉची स्टेबल होता है। अभी मैंने पीछे आपको बना के बताया था किसका, OH और F वाला, देख लो। अगर मैं X को मान लो OH कर देता हूं और इसको F कर देता हूं, तो 2-फ्लोरोइथेनॉल हो जाएगा। अभी पीछे हम बना के आए हैं गॉच वाला फॉर्म, है ना। तो आपको क्या करना है, X और Y ये जो ग्रुप है ये कौन से हो, OH क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी चलेंगे, ये भी चलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। OHF ये भी चलेंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इधर भी OH और OH लिखा है, मतलब CH लिखा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये एक नया आ गया। अब आप बोलोगे सर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, सही बात है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर मैं फ्लोरीन को यहां लगा के बताऊं आपको, ध्यान से देखना जरा, CH2F, अगर मैं इसका गॉच फॉर्म बनाता हूं, ध्यान से देखना, डॉट राउंड FHH, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इस पर क्या लगा होगा, दूसरे वाले पर F, क्योंकि गॉच बनाना है, H और H। एंटी के लिए इसको नीचे कर देना, H को इधर लगा देना, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, गॉच फॉर्म है। तो आप बोलोगे सर यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, तो ये हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना इसमें, सही बात है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, क्योंकि ये तो दोनों फ्लोरीन है, तब तो होना चाहिए रिपल्सन। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, फ्लोरीन का साइज क्या है, कम होता है, तो वो रिपल्सन के दायरे में नहीं आता है। ये तीनों रिपल्सन के दायरे में आते हैं, मतलब यहां रिपल्सन का केस लगता है, यहां रिपल्सन नहीं लगता। तो ऐसी क्या वजह है कि ये स्टेबल हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये बात क्लियर है, और आप बोल रहे हो कि रिपल्सन भी नहीं है, ये भी बात क्लियर है। तो क्या आ गया ऐसा कि ये केस हम यहां लिख रहे हैं फ्लोरीन वाला, यहां नहीं लिख रहे हैं। यहां एक अलग चीज होती है, देखो इन सभी में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं ना, क्यों, हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से होगी। कार्बन से जुड़े एच थोड़ी करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो तो स्पेशल केस में करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था मैंने आपको। अब ध्यान से सुनना जरा बात को, यहां क्या होता है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, यहां है सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन। याद करो, अब मैंने ईथेन में आपको बताया था। तो यहां कौन सा वाला सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, आप इसका सॉहर्स फॉर्म बना लो एक बार, मतलब डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दो। ध्यान से देखना, अगर आप डॉट और राउंड को पकड़ के खींचोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ध्यान से देखते जाना भाई। आगे फ्रंट वाला क्या है, इन्वर्टेड वाई है, उल्टा वाई है, और पीछे वाला सीधा वाई है। यहां क्या लगा है, F H H, यहां क्या लगा है पीछे वाले पर, H F H। तो यहां क्या होता है, ये वाला कार्बन फ्लोरीन वाला सिग्मा इस CH के एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार, क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार, इसके साथ ओवरलैपिंग करता है। सिमिलरली ये वाला CH CF के एंटी बॉन्डिंग इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, जिस वजह से स्टेबिलिटी आती है। बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है मामला, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी था, ठीक है। जेई मेन और नीट वाले सिर्फ ध्यान रखें कि ये भी होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो ये रहा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है,
ये हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कहानी हो गई आपकी, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी COH के आगे ऐसा लिख देते हैं यहां पे लो पीएच। ऐसा क्यों लिखा जाता है कि आप अगर COH को लो पीएच पे लोगे तो ही गॉच स्टेबल होगा, अगर आप सॉल्यूशन को बेसिक बना दोगे तो गॉच स्टेबल नहीं होगा। क्यों? सीधी सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या? अगर पीएच लो होगा तो ये यही ग्रुप रहेंगे, एसिडिक ग्रुप ही रहेंगे, लेकिन पीएच बढ़ा दी तो इनमें से HH निकल जाएगा ना। क्यों? ये एसिड है और पीएच बढ़ाओगे मतलब सॉल्यूशन बेसिक करोगे तो HH निकल जाएगा, तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। सही है ना? CO- बन जाएगा ना, तो रिपल्सन तो होगा फिर। सिमिलरली ऐसा यहां पर भी है, NH2 एट हाई पीएच। क्यों? अगर आप यहां पीएच को कम कर दोगे, कहां पर? यहां पर पीएच को कम कर दोगे तो आप सॉल्यूशन एसिडिक कर रहे हो और ये बेसिक ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे? इस कैटेगरी में आ जाएंगे, H ले लेंगे ना, तो NH2H+ लेके क्या बना लेगा? NH3+, तो ऐसा बन जाएगा। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने COH लिया और पीएच लो लिखी तब तो ठीक है, पीएच हाई लिखी तो अब आपको इस कैटेगरी में आ गया, मतलब ये बन गया। सिमिलरली ये वाला ये बन गया, क्योंकि ये बेसिक ग्रुप है, हाई पीएच होगा तो ही ये रहेंगे, लो पीएच पर ये H+ ले लेंगे सॉल्यूशन से, तो ऐसा बन जाएगा। समझ गए? क्लियर? अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों, तो अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड क्या होता है, यहां लिख देता हूं। सक्सेनिक एसिड होता है तुम्हारा ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड, ऐसा है ये। तो अब देखो जरा, यहां पर X, ये क्या है? X, और ये क्या है? Y, ठीक है, ये दोनों क्या है? COH है। अब मैंने आपको बताया था क्या, अगर pH लो है मतलब ऐसे ये वाले जो ग्रुप है वो ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 लिख रहा हूं और इसको 2 लिख रहा हूं, ठीक है। तो 1 वाले को डॉट और 2 वाले को राउंड बना के ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना भाई, हमें तो ये देखना है एंटी स्टेबल है कि गॉच स्टेबल है, बस ये है ना। तो अब देखो जरा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कब? पीएच जब लो होगा, इसका मतलब इसका गॉच स्टेबल होगा। तो COH और बाकी क्या लगे हैं? H लगे हैं, और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इधर O और इधर H के साथ, या इसका O और इसका H भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पीएच आपने हाई कर दी, पीएच क्या कर दी? हाई कर दी, तो यहां से H निकल जाएगा और CO- बन जाएगा। तो अब क्या आएगा? अब आएगा ऐसा डॉट राउंड, 3 बॉन्ड इधर और 3 इधर। अब तुम्हारा ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है, क्या बन चुका है? हाई पीएच पर वो बन चुका है CO नेगेटिव। तो अब ये दूर दूर आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, इसलिए दूर दूर रखो। तो इसमें गॉच स्टेबल है और इसमें क्या स्टेबल है? एंटी स्टेबल है। सिमिलरली ऐसा इसमें कर लो, सोच लो जरा, अगर पीएच लो होगा तो ये H+ ले लेगा सॉल्यूशन से, NH3+ जैसा दिखेगा ये आपको, तो यहां एंटी स्टेबल होगा, ठीक है। बना देते इसको, बहुत सिंपल है। क्लियर तो समझ गए होगे कहानी कन्फर्मर की क्या चल रही है। अगर पीएच कम होगा तो ये H ले लेगा, मतलब NH3+ और NH3+ अपोजिट हो जाएंगे, बाकी HH लगा दो। लेकिन अगर पीएच हाई है तो ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। तो बस फ्लोरीन वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बाकी जहां भी गॉच स्टेबल होता है वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका नाम क्या है? अंटी, और इसका नाम क्या? गौची। कहानी समझ गए सारी? ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन है पहला, ध्यान से देखो। चूज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ दिस। अब ऐसा पहली बार दिख रहा आपको कि इस टाइप का खतरनाक सा डायग्राम आ गया, कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान है। ये जो यहां पर इन्होंने एरो लगा के बनाया है, मतलब इसके अराउंड हमें कन्फर्मर बनाने हैं, ठीक है। तो इस डॉट वाले कार्बन, इस वाले को मैं 1 ले रहा हूं और इस वाले को मैं 2 ले रहा हूं, और इधर एक H भी लगा है, ये भी हमें पता है,
ठीक है। तो 1 वाले को डॉट से रिप्रेजेंट किया इन्होंने और 2 वाले को ये राउंड से रिप्रेजेंट किया। 2 वाला मतलब रिंग वाला कार्बन, और उससे पूरी ये रिंग जुड़ी हुई है, तो पीछे से पूरी रिंग जोड़ दी पीछे वाले राउंड वाले से, ठीक है। और उस पे एक एच लगा है तो एक एच लगा दिया, एच एच मिथाइल एच एच मिथाइल, ठीक है। सभी में ऐसे ही किया है। अब हमें बताना है स्टेबल कौन सा इनमें से। पहली बात, सी वाला तो काट दो, क्यों? क्योंकि ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म दिख रहे हैं इसके। स्टैगर्ड ऐसे ही तो होता है, इस टाइप से दिखता है ना आपको स्टैगर्ड, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म था, ये काट दिया। अब इन दोनों में रिपल्सन से चेक कर लो। रिपल्सन से कैसे चेक करोगे? अच्छा, ये दोनों सेम बना रखे हैं इन्होंने, इसको अपन मिथाइल को ऊपर कर लेते हैं, यहां करेक्ट कर लो क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको ऐसा कर लो, है ना। अब मुझे इसमें चेक करना है, ठीक। इसमें और इसमें गौर से देखो जरा, मिथाइल जो है वो यहां ऊपर लगा है, और ये जो रिंग है ये बल्कि मतलब ये भी तो अल्काइल ग्रुप से ही बनती है ना, मतलब CH2 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 ऐसे ही होते हैं ना। तो होता क्या है, ये जो CH3 है वो इस रिंग के रिपल्सन से दूर है, जबकि रिंग के रिपल्सन से यहां CH3 पर रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, मतलब ये वाला कम स्टेबल और ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। सिंपल सा है भाई। जो CH3 है वो ऊपर की तरफ बना दिया, और वहां पर रिंग है तो रिंग रिपेल करेगी, क्योंकि उसमें भी तो कार्बन है, और यहां पर क्या है, CH3 दूर हो गया इससे। सिंपल सा, ये इक्लिप्स था। अगला क्वेश्चन देखना, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ। इनके मुझे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, ध्यान से देखना। इस वाले कार्बन को बोल रहा हूं 1, हम सिमेट्रिकल बनाते हैं, ध्यान रखना। जब तक सिमेट्री मिलेगी तो सिमेट्रिकल बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो जैसा बोलेंगे वैसा बना देंगे। तो इसमें सिमेट्री वगैरह दिख रही है। सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 और 2, ठीक है। तो पहले मैं इसका बना रहा हूं, उसका आप आराम से बता दोगे मुझे, ध्यान से देखना। 1 वाले को डॉट और 2 वाले को राउंड से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोस्ट स्टेबल बनाना है तो या तो एंटी बनाएंगे या गॉची, मतलब स्ट्रक्चर तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 1 वाले कार्बन पर क्या लगा है? 1 वाले पर लगा है एक OH, एक H और एक मिथाइल, इसको मिथाइल बोलूंगा। और 2 वाले पर क्या लगा है? 2 वाले पर भी ऐसा ही है, एक H, एक मिथाइल और एक OH। तो OH OH को रख दो हमेशा गॉची, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहां मैं OH रख रहा हूं इधर, तो दूसरे वाले पर भी OH ऐसे रख देंगे, ताकि आपको क्या मिल जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाए, ठीक। और मिथाइल को रख दो एंटी, तो यहां रख दिया मैंने मिथाइल, एंटी रखना है तो यहां रख दिया मैंने मिथाइल, बाकी बचा क्या, HH। क्योंकि मिथाइल बल्कि वाले आ गए तो वहां एंटी स्टेबल और OH OH गॉची स्टेबल। सिंपल। चलो अगला देखो, अब इसमें बताना जरा, इसमें भी सेम वही कहानी है क्या, H मिथाइल Br, H मिथाइल, मिथाइल है ना, और ये Br, लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी तो एंटी, मतलब Br एंटी और मिथाइल एंटी। समझ गए बात को? Br एंटी और मिथाइल एंटी। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है, रिपल्सन का केस है। तो अगर यहां Br रखते तो यहां Br रख देना, यहां मिथाइल रखते हो तो यहां मिथाइल रख देना, बाकी HH। इस तरीके से हम बनाते हैं मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गई तो ये गॉच और बाकी ये एंटी, इसमें दोनों एंटी। अगला क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस। तो अब आपको इससे स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अपन सीधे से उल्टा तो चल लेते हैं भाई, मतलब उल्टे से सीधा चल लेते हैं, सीधे से उल्टा चलना है, मतलब आपको इससे उस पर जाना है IUPAC नेम पर, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, बहुत आसान है बनाना। ये क्या है, Me क्या होता है, मिथाइल, तो Me हो गया आपका CH3, ठीक है। इससे जुड़ा है ये कार्बन, कार्बन जुड़ गया, कार्बन से क्या जुड़ा है, H, बहुत आसान है बनाना। इससे एक मिथाइल भी जुड़ा है, मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है। अब राउंड वाले पे चलो, तो राउंड वाला कार्बन ये हो गया। राउंड वाले कार्बन पे क्या, 2 H लगे हैं और एक लगा इथाइल, इथाइल मतलब CH2 CH3, बस खत्म। मतलब जो इन्होंने कन्फर्मर बनाए हैं वो किसके अराउंड बनाए हैं, इसको 1 माना होगा और इसको 2 माना होगा, कन्फर्मर वाली नंबरिंग। अब IUPAC वाली नंबरिंग कर लेते हैं क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 2 मिथाइल पेंटेन, क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कन्फर्मर से IUPAC नेम लिखना आना चाहिए। ओके, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ कन्वर्जन सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या है, एक क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे सकते हैं, ए ऑप्शन में एक फिशर बना दिया, बी में एक सॉहर्स बना दिया, सी में एक न्यूमन बना दिया, पूछा बताओ मेजो है, ऑप्टिकल, एक्टिव है, इनएक्टिव है, तो वो सब कन्वर्जन आपको फिर पता होने चाहिए। कैसे करोगे आप,
ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैं क्या करूंगा, न्यूमैन से सॉहर्स होते हुए फिशर बनाऊंगा, तो पूरा कन्वर्जन सीख जाओगे आप। न्यूमैन से सॉहर, सॉहर से फिशर, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इस डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दूं, किसको, डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दूं, तो आपको बीच वाला बॉन्ड फिर दिखने लगेगा और ऐसा दिखेगा। देखना, ध्यान से देखना जरा, यहां CH3 है, इधर H है और इधर D है, ठीक है। और पीछे वाले कार्बन पर ये बॉन्ड दिखने लगा आपको, और पीछे वाले कार्बन पर क्या है, HBr और CH3। कैसा लगा, ऐसा। ये फ्रंट में आपको साफ साफ दिख रहा है उल्टा वाई, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये इन्वर्टेड वाई और पीछे क्या सीधा वाई है। यहां H लगा है, यहां Br लगा है और इधर क्या लगा है, CH3 लगा है। क्लियर। अब हमने क्या करा, इससे बना लिया सॉहर्स फॉर्म। अब मुझे क्या करना है, सॉहर से बनाना है फिशर। तो अब एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या, Mi स्टार। फिशर फॉर्म हमेशा इक्लिप्स फॉर्म होता है, लिखो इंग्लिश वाली हिंदी में, फिशर फॉर्म हमेशा इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। फिशर फॉर्म हमेशा इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन आर ऑलवेज इक्लिप्स्ड, ये ध्यान रखना है। फिशर प्रोजेक्शन आर ऑलवेज इक्लिप्स्ड। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इक्लिप्स फॉर्म बनाना है। ये कौन सा स्टैगर्ड है, याद करो, एक उल्टा वाई है, एक सीधा वाई है, तो स्टैगर्ड है। तो अब आप क्या करोगे, सीधे सीधे वाई बनाओगे। आप उल्टे उल्टे ही बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सीधे सीधे वाई बनाएंगे। यहां सीधा वाई है तो इसको भी सीधा कर लो, क्यों, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है, तो इसको आप घुमा दो। कैसे घुमा दो, इस वाले कार्बन को घुमा दो। अब इस वाले कार्बन को कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओ कि वाई बने, और उल्टे वाई से सीधे वाई पे जाओगे तो ये ग्रुप क्या आ जाएंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है, डायगोनली अपोजिट बोल सकते हो आप ऐसा। क्यों, अगर मैं इसको घुमाऊंगा और वाई बनाऊंगा तो क्या होगा, CH3 नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा, CH3 आ गया भैया नीचे, देखो ये सीधा वाई हो गया, और ये वाला तो सीधा बचपन से ही था, और बीच में बॉन्ड आपको दिखने लगा था ऐसा। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने इसको घुमाया तो CH3 नीचे, D इधर और H इधर, अपोजिट कर दिया करो, बिल्कुल अपोजिट कर दिया करो, ठीक है। तो CH3 नीचे आ जाएगा, D इसके अपोजिट इधर आ जाएगा और H इसके अपोजिट इधर आ जाएगा, और बाकी यहां HBr CH3 वैसे के वैसे ही रहेंगे, HBr CH3, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, जो यहां वाला कार्बन होता है डॉट वाला, ये इसको बोलते हैं फ्रंट कार्बन, F लिख रहा हूं, और ये बैक कार्बन B लिख रहा हूं। तो ये क्या है, फ्रंट कार्बन, और ये क्या है, बैक कार्बन। ये क्या है, फ्रंट कार्बन, और ये क्या है, बैक कार्बन, ठीक है। तो फिशर में जब आप बनाओगे तो ऐसे बनाना, BF, ये ध्यान रखना, ऊपर B नीचे F, ऊपर B नीचे F, ऐसा होगा, ठीक है। अब जो यहां पर सॉहर्स के जो डाउन होते हैं, ध्यान रखना, सॉहर्स के जो डाउन वाले, और ये आप ट्राई करो कि मैक्सिमम कार्बन आपके कहां पर हो, डाउन पर हो, वही क्या बनते हैं, फिशर में वर्टिकल बनते हैं। फिशर में क्या बनते हैं, वर्टिकल। तो ये ट्राई करो कि जब भी वाई बनाओ, यहां क्या रखना है आपको, अल्काइल ग्रुप। आप कोई भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्काइल ग्रुप रखने के ट्राई किया करो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप यहां वर्टिकल पे आने चाहिए, ठीक है। अब बताओ जरा, ये फ्रंट कार्बन है और ये क्या है, बैक कार्बन है। अब यहां खड़े होकर ऐसे हाथ फैला लो, इधर क्या आ रहा है, डी, इधर क्या आ रहा है, एच। देखो इधर खड़े हो जाओ, इधर डी और इधर एच, फ्रंट वाले पे इधर डी और इधर एच। अब बैक वाले पे खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ फैलाओ जरा, इधर एच आ रहा है, इधर बी आ रहा है, ठीक है। तो इधर एच आ रहा है और इधर बी आ रहा है। देखो अगर आप इधर खड़े हो तो एच लेफ्ट साइड, बी आर राइट साइड है। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूं, बन गया और क्या, खत्म। अगला देखो जरा, मुझे क्या करना है, पहले डॉट और राउंड को पकड़ के खींचना है, ठीक है। डॉट और राउंड को पकड़ के खींचूंगा तो ऐसा दिखेगा, मतलब बॉन्ड दिखने लगेगा। डॉट वाला क्या होता है, फ्रंट कार्बन, ये क्या होता है, बैक कार्बन। तो ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फ्रंट वाले पर क्या लगा है, COH, इस वाले पे है ना COH, H और OH। बैक वाले पे क्या लगा है, H, OH और नीचे COH। उधर वाले को मत छेड़ो, क्यों नहीं छेड़ो इधर वाले को, क्योंकि ये तो Y दिख रहा है, इसको Y बना लो। तो Y बनेगा तो कैसा आएगा, ये अपोजिट आ जाएगा इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब ये अपोजिट यहां लगा दो, ये अपोजिट यहां लगा दो, ये अपोजिट यहां लगा दो, तो ये बन गया Y
और ये बन गया y। इधर कोई दिक्कत नहीं थी, इधर थी, इधर उल्टा y था, तो जिसको मैंने सीधा किया तो ऐसा दिखेगा, ये फ्रंट ये बैक, ये फ्रंट ये बैक, और फिशर में क्या होता है BF, ठीक है, इस तरीके से। यहां क्या लगा नीचे, जो सॉहर्स के डाउन है वो फिशर के वर्टिकल होते हैं, तो ऊपर नीचे लगा दिया। फ्रंट पे भी COS था, बैक पे भी COS था। हाथ फैलाओ, फ्रंट वाले पे OH लेफ्ट H राइट, OH लेफ्ट H राइट, बहुत आसान। बैक वाले पे H लेफ्ट OH राइट, H लेफ्ट OH राइट, कहानी खत्म, सिंपल। इससे आसान क्या मिलेगा भाई तुम्हें? तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं न्यूमैन से सॉहर, सॉहर से फिशर प्रोजेक्शन। अब हो सकता है कि आपको इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर कोई मिल जाए। मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा भी बोल सकता है नहीं सर हम नीचे COH नहीं रखेंगे, मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, H रख लो नीचे, तो फिर दोनों जगह रखना OH OH, मतलब आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन ऐसा ट्राई किया करो कि सीधे सीधे Y बने और कार्बन नीचे रहे। तो सॉहर्स के डाउन जो होंगे वो फिशर के वर्टिकल आ जाएंगे, क्योंकि फिशर में वर्टिकल पे कार्बन ही होते हैं ना। और हमेशा ध्यान रखना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमेशा इक्लिप्स फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। यहां पर हम बात कर लेते हैं डाइपोल मूवमेंट ऑफ स्टेबल कन्फर्मर। जैसे हम दो ही कन्फर्मर को स्टेबल कंसीडर करते हैं, एक एंटी और एक गॉच। तो एक एग्जांपल ये समझा देता हूं, एक एग्जांपल ये समझा देता हूं। एंटी गॉच वाले इक्लिप्स तो अपने को लेने नहीं है। स्टेबल कन्फर्मर का मतलब कौन से वाले? स्टैगर्ड वाले, ठीक है। अब ये क्या है? एंटी फॉर्म, ये है गॉच फॉर्म, इतना तो पहचानना जानते हो, ये एंटी है, ये गॉच है। अब यहां पर क्या होगा, H और H अपोजिट लगे हैं, ये वाला अपोजिट लगे हैं, और ये वाला अपोजिट लगे हैं। तो इसका म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा? म्यू एंटी लिख रहा हूं मैं, ए मतलब एंटी, तो म्यू एंटी कितना होगा? 0, क्योंकि सारे के डाइपोल कट जाएंगे। डाइपोल की डायरेक्शन बनानी आती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl अपोजिट कट जाएगा, H अपोजिट कट जाएगा, H अपोजिट ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, इसका तो कटेगा लेकिन इनका नहीं कटेगा। जैसे ये Cl, यहां Cl आ गया तो कुछ डाइपोल आएगा, इधर भी कुछ डाइपोल आएगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि म्यू गॉच क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। G मतलब गॉच, तो एंटी का 0 और गॉच का नॉट 0, मतलब हम ओवरऑल कंपेयर करा रहे हैं। तो कंपेयर कराने का मतलब क्या है? डाइपोल मूवमेंट इसका ज्यादा है इससे, ठीक है। ये किसका ऑर्डर लिखा मैंने? डाइपोल मूवमेंट का। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये मोर स्टेबल है, और ये क्या है? लेस स्टेबल। अगर स्टेबिलिटी की बात करनी है आपको, जो कि हम जानते हैं, ठीक है, एंटी ज्यादा स्टेबल होता है गॉच से। अगर यहां पर बात करें तो इसमें भी आप स्टेबिलिटी की बात करो तो ये क्या है? लेस स्टेबल, क्योंकि यहां पर गॉच इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई ना, तो ये क्या है? मोर स्टेबल, ये आपको पहले से पता है। अब डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। यहां देखना जरा ध्यान से, H काट देगा, ये काट देगा, इधर CO बॉन्ड का तो कटेगा लेकिन OH बॉन्ड का नहीं कटेगा। क्यों? इसके अराउंड क्या होता है? बेंट होता है ना, और ये बेंट कुछ ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल आएगा, एंटी का 0 तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। बहुत कम होगा लेकिन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट है। तो इस OH और इस OH बॉन्ड का डाइपोल कैंसिल थोड़ी होगा, अपोजिट थोड़ी है ये, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट थोड़ी है। जैसे ये यहां पर है और ये डायरेक्शन यहां पर है, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, भले ही OH ग्रुप अपोजिट हो। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, OH ग्रुप OH ग्रुप आपके अपोजिट हैं, OH ग्रुप अपोजिट हैं आपके, लेकिन उसमें जो बॉन्ड लगा हुआ है O और H का, उसका डाइपोल का डायरेक्शन एक जगह जा रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा, कटेगा नहीं पूरा। CO बॉन्ड का तो कट जाएगा, OH का नहीं कटेगा। यहां क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका भी डाइपोल कुछ ना कुछ तो आएगा, तो म्यू जी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इतना कंफर्म है कि इसका ज्यादा होगा भाई, यहां CO बॉन्ड का तो कटेगा, OH का नहीं कटेगा, यहां तो उसका भी नहीं कट रहा। तो ओवरऑल गॉच का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किससे? एंटी से। तो ये वाली बात हो गई, यहां पर भी गॉच का ज्यादा है एंटी से। लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, वो आपको पता है कौन लेस स्टेबल है कौन मोर स्टेबल है। हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। अब आपके सामने ये आता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया जाता है और म्यू नेट पूछते हैं, मतलब नेट म्यू या ऑब्जर्व्ड म्यू, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कन्फर्मर्स के। अगर मैं बनाऊं, जैसे मान लो यहां पे लिख देता हूं मैं, म्यू नेट अगर लिखना है या म्यू ऑब्जर्व लिखना है, बात बराबर है, तो वो क्या होगा? वो होता है समेशन ऑफ म्यू आई एक्स आई। आई का मतलब जो भी आप कन्फर्मर्स ले रहे हो, एंटी, गॉच, इक्लिप्स, जो भी ले रहे हो। जैसे
सिग्मा को अगर मैं हटाना चाहूं, जैसे कुछ बायो वाले लोग होते हैं सिग्मा पसंद नहीं होता उन्हें, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो इस टाइप से समझ जाओगे, म्यू ए एक्स है, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन है, ये म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट है, तो म्यू एनटी एक्स एनटी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनटी प्लस म्यू गॉच एक्स गॉच प्लस म्यू इक्लिप्स्ड एक्स इक्लिप्स्ड एंड सो ऑन, मतलब पार्शियल इक्लिप्स वगैरह का भी लिख सकते हो। तो नेट म्यू कैसे निकलता है, समेशन ऑफ म्यू आई एक्स आई, और आई क्या है यहाँ पे एंटी गॉच और इक्लिप्स पार्शियल इक्लिप्स वगैरह। आपको करना क्या, सीधा सीधा उस पर्टिकुलर कन्फर्मर का डाइपोल मोमेंट इनटू उसका मोल फ्रैक्शन का सम करते जाओ, मल्टीप्लाई करके सम करते जाओ, तो म्यू ए एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी प्लस म्यू ई एक्स ई एंड सो ऑन। अगर स्टेबल कन्फर्मर आपसे बोले हैं तो ये छुपा लेना, अगर टोटल पूछा है आपसे तो ये भी ऐड कर देना, टोटल खैर पूछते नहीं है, स्टेबल ही पूछते हैं, तो ये छुपाना पड़ेगा आपको हमेशा, ठीक है। तो म्यू एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी, बाकी अगर टोटल लिखना तो टोटल कंप्लीट होता है, क्योंकि आपके पास जो जो कन्फर्मर है उन सबका लिखना पड़ेगा। जैसे इसके लिए अगर बात करें तो इसमें, अगर इसके लिए बात कर रहा हूं तो इसमें एक एंटी बनेगा और एक आपका पार्शियली इक्लिप्स बनेगा, एक फुली बनेगा, एक गॉची बनेगा। तो म्यू एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी प्लस म्यू ई एक्स ई प्लस म्यू पार्शियली इक्लिप्स्ड एक्स पार्शियली इक्लिप्स्ड, ऐसा। लेकिन उतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपको स्टेबल कन्फर्मर का पूछेंगे, तो ये दो ध्यान रखना, क्या म्यू एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी, ये डाइपोल मोमेंट का सम आपको निकालना है। समझ गए बात को, ये क्लियर है, ये क्लियर है, लेस स्टेबल मोर स्टेबल डाइपोल मोमेंट बस वगैरह समझ गए आप। चलो इसको नोट करो। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करके बताता हूं, जेई में भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, पहले इसको नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे अपन कन्फर्मर के, इस वाले में तो मजा ही आ जाएगा आपको। चलो इसमें देखना जरा क्या कह रहे हैं, ये तो फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, म्यू आई एक्स आई, म्यू आई क्या डाइपोल मोमेंट ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स, ठीक है। स्टेबल कन्फर्मर मतलब कौन से, एंटी और गॉच लेना है, एंड एक्स आई इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इफ म्यू सॉल्यूशन मतलब ऑब्जर्व्ड, म्यू सॉल्यूशन मतलब म्यू ऑब्जर्व्ड, 1 डिवाइड, डी मतलब डिवाइड, एंड एक्स ऑफ एंटी मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी इज 0.82, फाइंड म्यू जी, मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच फॉर्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या है देखो, म्यू ऑब्जर्व्ड या म्यू सॉल्यूशन या म्यू टोटल, ये क्या होगा आपका म्यू एक्स प्लस म्यू जी एक्स जी, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व्ड क्या है 1, ठीक है। म्यू ए मतलब एंटी का क्या होगा, अब एंटी वाले के लिए मैंने अभी आपको दो चीजें बताई थी, एक सीएल वाला एग्जांपल, एक OH वाला लिया था। अगर सीएल वाला लिया था तो म्यू एनटी 0 होता है, और OH वाला लिया तो म्यू एनटी 0 नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो हम जब कभी भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि Z वाले क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वाले हैं, और नॉर्मल अगर होते हैं तो वो एंटी पे आएंगे और एंटी पे उनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको म्यू ए को क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे, जब तक आपको ये नहीं दे रखा है, ठीक है। तो म्यू एनटी क्या है 0, मतलब इसमें हम ये नहीं मानते कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो एंटी बनेगा और एंटी पे 0 हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया भैया 0 इंटू एक्स से 0.82 प्लस म्यू जी निकालना है, इसको एक्स जी को लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स से, क्यों मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 होता है ना। तो ये आ गया आपका म्यू जी, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू म्यू जी, 1 माइनस 0.82 इज क्या होता है 0.18, ठीक है, म्यू जी और 0.18, तो म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.18 100/18, ठीक है, ये होता है 5.5। मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आपने एक पढ़ा था ना, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 1000/18, वो 55.5 होता है, 5.5 हो जाएगा 100/18। इस तरीके से निकालना, बस इस चीज का ध्यान रखना, मैंने म्यू ए 0 क्यों लिया, हम ये 0 मान लेते हैं क्योंकि बहुत कम होता है म्यू एनटी का, है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आप इधर आ जाओ जरा, इसमें मजा आ जाएगा, देखो क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन शुरुआत से ही अच्छा हो जाएगा, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ तो जानती है, मोस्ट स्टेबल मेसो कन्फर्मर, मोस्ट स्टेबल मेसो कन्फर्मर। अब इनने कन्फर्मर प्लस ऑप्टिकल लगा दिया है ना, अब ध्यान से देखना, आसान है खैर लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी कि क्वेश्चन जब टफ होता है तभी अच्छा होता है, आसान क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। मोस्ट स्टेबल मेसो कन्फर्मर का मतलब क्या है, पहली बात तो हमें मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या, एंटी या गॉच के बारे में सोचना है, और दूसरा ये कि वो मेसो होना चाहिए, किसका, इसका। सी पर एक H लगा है, एक D लगा है, एक Y लगा है, फिर सिंगल C पर H लगा है, D लगा है, Y लगा है। अब Y क्या आ रहा है, अगर पहला केस है, दो अलग अलग बनेंगे, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, एक A एक B, तो A वाला बता रहा हूं मैं आपको, B वाला आप खुद से भी सोच सकते हो। Y क्या है CH3 अबाउट C2C3 रोटेशन, अगर मैं Y को CH3 रखता हूं, ध्यान से देखना, अगर Y को CH3 रखता हूं तो ऐसा दिखेगा, CH3 CHD, ठीक है, फिर CHD और फिर CH3,
ठीक है। और जब C2C3 ने बोला है, इसका मतलब कौन सा C2C3 है? अगर IUPAC उन्होंने C2C3 IUPAC के अकॉर्डिंग बोल दिया 1 2 3 4, मतलब मुझे ये और ये, मतलब हमारी जो नंबरिंग है उसमें इसको 1 और इसको 2 लेना। कौन सी वाली? कन्फर्मर वाली। IUPAC के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 4 है, तो वो C2C3 रोटेशन उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग। तो हमें वो क्या मानना है? 1 और 2। इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे, क्योंकि कन्फर्मर में हम ऐसी नंबरिंग करते थे, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो 1 और 2, 1 वाले पर क्या है? डॉट, और 2 वाले पर क्या है? राउंड। 1 वाले पर डॉट है, 2 वाले पे राउंड है। हमें ये बनाना है, लेकिन हम ये डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? आपसे क्या बोला है? यहाँ मेजो बोला है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या तुम इसका मेजो बना सकते हो फिशर में? बहुत आसान है भाई, फिशर में मेजो तो हम बना ही लेते हैं ना। कैसे बनाएंगे? देखो, CH3 ये वाला कायरल कार्बन है, ये वाला भी कायरल है, HD लगाना है तो ऐसे लगाओ, HD की प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे आपको, और CH3 ये हो गया। देखो, ये कायरल, ये कायरल, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई आपको। यही मेजो होगा ना इसका, इतना तो बना लोगे। इसका मेजो ये है, ठीक। अब मुझे फिशर से क्या बनाना है? सॉहर, सॉहर से न्यूमैन। उल्टा चलेंगे, मैंने आपको न्यूमैन से सॉहर फिशर सिखाया था। अब उल्टा चल लो। क्या क्या करना है इसके लिए? मुझे वाई वाई बनाने हैं। कैसे वाई बनाने हैं? सीधे सीधे वाई बनाने हैं। फिशर के जो वर्टिकल होते हैं वो सॉहर्स के क्या होते हैं? डाउन होते हैं। तो यहां लगा दिया मैंने क्या? CH3। क्या लगा दिया? CH3। ये कार्बन कौन सा होता है? B, और ये क्या होता है? F। ये कार्बन कौन सा होता है? F, और ये कार्बन कौन सा? B। फ्रंट और बैक ऐसे ही करते थे अपन। अब फ्रंट पर लेफ्ट में H, राइट में D, लेफ्ट में H, राइट में D। बैक पर भी ऐसा ही है, H और D। ये आ गए सॉहर्स। इससे इसका न्यूमैन बना लो। तो इससे इसका न्यूमैन जब बनाओगे, इसी का ही बना लो, ठीक है, सीधे सीधे y का न्यूमैन। तो सीधे सीधे y का जब न्यूमैन बनाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, डॉट राउंड, सीधे सीधे y का बनाना ना। इधर एक सीधा y और इसके पीछे इधर एक सीधा y, ऐसी बनेगा। ध्यान से देखते जाना। CH3 CH3, मतलब मैं M लिख देता हूं, M E H D और H और D, लेफ्ट राइट में ना, H D H D, यही है इसका न्यूमैन। ऐसा मतलब अगर मैं साइड से देखूं तो ऐसा दिखेगा, है ना। तो अब ये बन गया। लेकिन ये तो क्या होता है? इक्लिप्स फॉर्म। भाई फिशर जो होता है वो इक्लिप्स फॉर्म होता है। अब मुझे क्या करना है? इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल बना देना। क्यों? क्योंकि ये तो मेजो है ना भाई, ये मेजो है, ये मेजो है, ये मेजो है, तो इसका जो एक आइसोमर बनेगा वो भी मेजो होगा। कौन सा बनाना है? मोस्ट स्टेबल। तो इसका मोस्ट स्टेबल क्या बनेगा? बताओ जरा। कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है क्या? नहीं है, तो गॉची नहीं बनाना, एंटी बनाना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो गॉची बनाएंगे, इस वाले में वही होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसमें, कहीं दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं ना, मतलब एंटी स्टेबल है। तो इसका जो स्टेबल कन्फर्मर बनेगा वो बनाओगे आप एंटी, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी एक घुमा दो। कौन सा घुमाना है? पीछे वाला घुमा ले या ये वाला घुमा ले? पीछे वाला घुमा देते हैं ना। ऐसा ऐसा ऐसा, देखो H D CH3। अब मैं राउंड वाले को कितना घुमाऊं? राउंड वाले को आप क्या करो, ऐसे घुमा दो कि एंटी पर एमी आ जाए। तो इस एमी को एंटी पर यहां लाओगे, मतलब इसके एंटी पे लाना है ना, तो इस एमी को एंटी पे यहां लाओगे, ये वाला इधर आएगा, तो क्या होगा? ऐसे घुमा रहा हूं ना, सोच लो जरा। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, कैसे? ऐसे घुमाता हूं, तो ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा, इधर D और इधर H आएगा। देख लो, सोच लो एक बार आराम से। अगर मैं इसको पहले मैं पहले 60 घुमाता, ठीक है, ऐसे चल लो। अगर मैं पहले इसको 60 घुमाता तो ये एमी इधर आ जाता, D इधर आ जाता, H इधर आ जाता। फिर 60 घुमाता तो एमी इस वाले पर आ जाता, पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर 60 घुमाता तो यहां आ जाता। हाँ सही है। तो मतलब मैं क्या करूंगा? ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये राउंड वाले पे हो गए। एमी के अपोजिट एमी चाहिए भैया, इसको घुमाना है ना, यहां ले जाना है। अगर इसको तुम घुमा के इधर ले जाओगे, इसको यहां ले जाओगे, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला H इधर आ जाएगा। सही बात है भाई। एमी उठा के तुमने अगर इधर रख दिया तो D को इधर रखना पड़ेगा, H को इधर रखना पड़ेगा, तो ये D और ये H। क्लियर बात? फिर से देख लो एक बार, बहुत आराम से देख लो।
ये क्वेश्चन था, मेसोफॉर्म चाहिए था और C2C3 के अराउंड अगर वाई मिथाइल है तो सबसे पहले मैंने मेसो बनाया किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, उसको कन्वर्ट किया सॉहर्स में, सॉहर्स को सीधा सीधा मैंने न्यूमैन में छाप दिया साइड व्यू लेके, ठीक है, न्यूमैन में छाप दिया डॉट अराउंड वाला। अब मुझे इसका स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, तो ये क्या है, ये है आपका इक्लिप्स्ड। स्टेबल बनाना है तो कौन सा, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड में दो हैं, गॉची या एंटी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो एंटी स्टेबल, तो एमई को मैं ऊपर ले जाऊं तो डी इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, भाई वो तो ऐसे घूमते हैं ना, राउंड वाले को पकड़ के घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ जब तक एमई इधर ना आ जाए, तो एमई ये वाला जब इधर आएगा तो डी इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आता है सेकंड वाला, बी वाला। बी वाले में क्या करेंगे, इसको नोट करो, मैं यहां बताता हूं उसको, है ना, लिख लो इसको पहले, लिख लिया ये वाला। अब देखना जरा बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है इसमें, इफ वाई OH हो जाए तो C2C3 के अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो ध्यान से देखो, अगर Y को OH कर दूं तो ऐसा दिखेगा, CHD Y OH बन गया और CHD Y क्या बन गया, OH। अब इसका मेसोफॉर्म बना लो, तो मेसोफॉर्म ऐसे बना रहा हूं मैं, देखो OH यहां लगा दिया, HD और HD ऐसे लिख सकते हो मेसोफॉर्म, है ना, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसका मेसोफॉर्म का क्या बनाना है मुझे, सॉहर्स YY, ठीक, जो फिशर के वर्टिकल हैं वो सॉहर्स के डाउन हो जाएंगे, ये वाला B और ये वाला F होता है फिशर में, BF ऐसा, और इधर क्या होता है, ये F होता है, ये B होता है, F पर खड़े हो गए लेफ्ट राइट H और D, इस पर भी H और D, सीधा सीधा न्यूमैन छाप दो, न्यूमैन छाप दिया, इसका डॉट राउंड, सीधा सीधा मतलब वाई वाई, ऐसा वाई और पीछे वाई, ठीक। इधर क्या है, फ्रंट वाले पर, ये फ्रंट है ये बैक है ना, फ्रंट वाले पर क्या है, OH HD, बैक वाले पर भी सिमिलर यही है, OH HD। ये तो क्या है आपका इक्लिप्स, इसका स्ट्रैगर्ड बनाओ कैसे, राउंड वाले को पकड़ के घुमा दो। अच्छा एक और तरीका है राउंड वाले को पकड़ के घुमाने का, ये जो पीछे वाला डॉट डॉट वाला वाई है ना, ध्यान से देखना, पीछे जो डॉट डॉट वाला वाई बना है ये, अगर इसको मैं उल्टा वाई बनाता हूं ऐसा, तो ग्रुप को अपोजिट कर दो बस। तो अगर मैं इससे उल्टा वाई बनाता हूं तो ध्यान से देखना, डॉट वाले को मत छेड़ो, डॉट वाला ऐसे ही रखो, तो डॉट वाला ऐसे ही रखा, H D और OH, क्या HD और OH। अगर मैं इस वाई से उल्टा वाई करूं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं उल्टा वाई बनाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, OH इधर आएगा, D इसके अपोजिट आ जाएगा और H इसके अपोजिट आ जाएगा, ऐसा। लेकिन इसमें तो हमने ये कर लिया था, इधर ये मत कर देना, कई लोग यही कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, यहां पर ए ऑप्शन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहां यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां है और यहां नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां नहीं है, यहां है। तो इधर जब तुम बनाओगे तो तुमने कौन सा वाला कन्फर्मर लिया, ये एंटी बनाया, क्या बोला आपने, एंटी स्टेबल है। क्यों, क्योंकि मिथाइल और मिथाइल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी होती है। अब यहां आपने क्या करा कि चलो हमने घुमा दिया, एंटी कर दिया, तो यहां पर एंटी वाला मत बना देना, ये क्या है, एंटी है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोस्ट स्टेबल लिखा है। तो अब हम क्या सोचेंगे, अब हम बोलेंगे अच्छा OH OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ा ही घुमाओ, पूरा एंटी पे मत ले जाओ, थोड़ा घुमाओ, बस 60 डिग्री पे छोड़ देना, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते रहे आराम से जिंदगी भर। देखो तो इसको डॉट वाले को ऐसे ही रखो, HD OH, राउंड वाले को कौन सा वाला, पीछे वाला, पीछे तो देखो देखो ऐसा वाला, इसको आप क्या करो इधर ऐसा, भाई राउंड वाले को थोड़ा ही घुमाओगे 60 डिग्री तो डी इधर आ जाएगा ऐसा, और ये ऐसा। देखो जरा बहुत मस्त वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पे OH है, तो ये कौन सा फॉर्म है, गॉची स्टेबल है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से देख लो। इधर क्या हो रहा है ए ऑप्शन में, अगर मैंने वाई मिथाइल कर दिया तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो मुझे एंटी पे बनाना पड़ेगा, मतलब जो डॉट डॉट वाला वाई है उसको उल्टा करना पड़ेगा घुमा के, तो वही मैंने घुमाया है। कैसे घुमाओगे,
ऐसे घुमाओगे तो Me ऊपर, D इधर और H इधर आ जाएगा। घुमा दो ना, मतलब इससे इस तरफ जान, देखो सीधे वाई से उल्टे वाई जाओ या उल्टे वाई से सीधे वाई जाओ, ग्रुप को अपोजिट लगा दिया करो, सबसे सिंपल तरीका। जैसे डॉट 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 वाला था, ध्यान से देखो जरा, H D डॉट 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 वाले पे Me ऐसा था, इससे मुझे उल्टा वाई बनाना है तो ग्रुप उल्टे लगा दो, अपोजिट Me इधर लगा दो, D के अपोजिट इधर, H के अपोजिट H इधर, सिंपल तरीका, बिल्कुल आसान। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहां एंटी वाला स्टेबल नहीं होगा। कौन सा स्टेबल होगा? गॉची। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी अपनी सारी की सारी कन्फर्मर की, किसके? अल्केन के। अब हम साइक्लो अल्केन के कन्फर्मर्स पे चलेंगे। कन्फर्मर का एक लेक्चर और आएगा जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन जीओसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा MSCS में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो ये लिखे हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 11 है आपका ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का पहला, ठीक है। इसका एक और आएगा, 2 हैं बस लेक्चर इसमें, कन्फर्मेशन के 2 लेक्चर हैं, एक ये अल्केन वाला हो गया, एक साइक्लोहेक्सेन वगैरह हो जाएगा। इनकी हिंट देता हूं मैं, पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 3, आइसोमरिज्म चैप्टर में है ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्या हिंट है इसकी? इसमें कह रहे हैं विच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर अलोंग द C2C3 बॉन्ड एक्सिस ऑफ द कंपाउंड। C2C3 मतलब ये जो इन्होंने कंपाउंड बना रखा है, क्या बना रखा है, इसको अपन एक बार ड्रॉ कर ही लेते हैं। यहां F लगा रखा है, इधर H, इधर Me, इधर डार्क में ET लिख सकता हूं मैं इसको, CH2CH3, इधर H और इधर Me। इसका मोस्ट स्टेबल चाहिए, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में ये चेक करना है क्या कनेक्टिविटी सही है। मतलब अगर इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में से किसी एक को 1 और किसी एक को 2 बोलोगे डॉट और डार्क बनाने के लिए, डॉट और राउंड बनाने के लिए, तो इन्होंने क्या है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में डॉट वाला कार्बन इन्होंने ये मान रखा है 1 वाला, और डी ऑप्शन में इन्होंने डॉट वाला ये मान रखा है। आप कैसे भी मान सकते हो। मान लो अगर उन्होंने डॉट वाला ये माना है तो ये 1 ये 2, तो इस पर क्या है, डॉट है, डॉट पर क्या लगा है, F लगा है, F के साथ क्या लगा है, H लगा है, और क्या लगा है, Me लगा है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि इसका कन्फर्मर ये सही है कि नहीं, लेकिन मैं कनेक्टिविटी के हिसाब से कुछ भी बना रहा हूं। F, H और Me। इधर सेकंड वाले पर देखो जरा, मान लो मैंने Me यहां लगा दिया, ठीक है, और ET यहां लगा दिया, और H मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर चाहिए। तो मुझे ध्यान से देख के बताओ, इस वाले कार्बन पर, डॉट वाले पर F, H और Me किस किस कंपाउंड में है। ए ऑप्शन में F, ET और Me, तो ये तो साफ साफ गलत है। क्यों? उन्होंने जिस कार्बन पे फ्लोरीन है उसी पे ET लगा रखा है ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें राउंड वाले पर ET है, तो ये गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन गौर से देखो जरा, तो बी वाला बिल्कुल सही है अपना। क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टेबल चाहिए था आपको, और क्या चाहिए था, कनेक्टिविटी सेम। अच्छा देखो, इसमें ए वाले में, सी वाले में और डी वाले में देख के गलत है, बी आंसर है इसका। कैसे? सी वाले में क्या करा इन्होंने, जो डॉट वाला कार्बन है जिस पर F लगा है उस पर Me और उसी पर ET लगा दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं ना। जिस पर F है उस पर H और Me आना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन में भी देखो, राउंड वाले कार्बन पर F और Me और ET लगा रखा है, गलत, क्योंकि F वाले पर H और Me है, तो ऐसे करना था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग द न्यूमैन प्रोजेक्शन मेसो 2,3 ब्यूटेन डायोल आर। मेसो के लिए क्या करोगे, आपको ये न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है, इससे आप सोहर्स में जाओगे, सोहर से फिशर में जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, किसकी, अगर आपको इनमें न्यूमैन में चेक करना है सीधा सीधा मेसो है कि नहीं, जैसे मैं एक चेक करके बता रहा हूं, पी वाला, ठीक है। पी वाले में देखना कैसा इनने बना रखा है, डॉट Me OH H, अपन टाइम बचाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ऐसा यहां क्या लगाया इन्होंने, OH, यहां क्या लगाया है Me, और यहां क्या लगाया H। मुझे ये चेक करना है ये मेसो है या नहीं है। उसके लिए अभी तक आपको ये पता है कि सोहर्स जाओ, सोहर से फिशर जाओ, लेकिन अब उससे बचना है हमें। क्या करना है, आप इसी में ही डायरेक्ट चेक कर लो मेसो है कि नहीं है। कैसे? अगर मैं इस राउंड वाले कार्बन में, देखो सीधी सी बात है, अपन एक वर्चुअल फिशर सोच रहे हैं दिमाग में। वर्चुअल फिशर का मतलब क्या है, आप इसी में ही वाई वाई बना लो, इसी में ही वाई वाई बना लो, वाई वाई इसी में ही बना लो, ठीक है। पीछे वाला तो वाई है, राउंड वाला, डॉट वाला वाई नहीं है, या उल्टा उल्टा वाई बना लो, जैसे आपकी इच्छा है। अपन सीधे सीधे सोचते हैं ना, तो चलो सीधे सीधे। तो पीछे वाला सीधा वाई है, तो ये फ्रंट वाला डॉट वाले को भी घुमा के सीधा वाई बनाओ। तो उल्टे वाई से जब सीधा वाई बनाते हो, उल्टे वाई से सीधा वाई या सीधे वाई से उल्टा वाई, ये ग्रुप अपोजिट हो जाता है। जैसे ABC लिखा है
तो यहाँ ए, यहाँ सी और यहाँ बी हो जाएगा, यही होगा, ग्रुप अपोजिट हो जाएंगे। इससे अगर मैं यहां जा रहा हूं तो ए के अपोजिट इधर बॉन्ड में ये लगा देना, सी के अपोजिट इधर, बी के अपोजिट इधर, ठीक है। तो मुझे ये जो डॉट वाला है ना इसको अपोजिट करना है, इसका मतलब इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो कि सेम ही रहेगा क्योंकि फ्री रोटेशन होता है इसके अराउंड। तो ये हो गया आपका एम ई राउंड वाले पे, और डॉट वाले पर मैंने क्या करा, उल्टे वाई से सीधे वाई पर अगर मैं आऊंगा तो यहां मैं ले आऊंगा एम ई, ठीक है, यहां ले जाऊंगा मैं ओ एच और यहां ले जाऊंगा मैं एच। अब चेक कर लो, साफ साफ मेजो दिख रहा है आपको, देखो सीधा वाई और उल्टे वाई पर सेम, पूरा डायग्राम सेम, तो मेजो। सीधे वाई और सीधे वाई उल्टे वाई नहीं, डॉट वाले कार्बन के सीधे वाई और राउंड वाले कार्बन के सीधे वाई, सीधे सीधे वाई पर अगर ग्रुप तुम्हारे सेम लगे हैं तो मेजो तो होना ही है ना, क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। तो अपन एक वर्चुअल फिशर दिमाग में बना रहे हैं, मतलब हम वाई वाई बना रहे हैं, या आप उल्टे वाई भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वाई वाई ही सोचते हैं, ठीक है। तो राउंड वाला तो वाई था, ये डॉट वाला वाई नहीं था, तो मैंने इसको सीधा वाई किया और सीधे सीधे वाई को देखा मैंने तो मेजो दिख रहा है मुझे, क्यों, ग्रुप सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ऐसे चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी और चेक कर लेना आप QRS वगैरह। 31 क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द पेयर आर आइडेंटिकल और एनेंटियोमर डायस्टेमर एनेंटियोमर वगैरह। अच्छा ये क्वेश्चन तो अपन पहले कर चुके हैं, बस इसमें एक चीज ये है क्योंकि अपन ने कन्फर्मर नहीं पढ़े थे तो इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में नहीं दिया था, बाकी तो आप चेक करना जानते ही हो। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कन्फर्मर आ गया तो अब आपको उस कन्फर्मर से नॉर्मल फिशर प्रोजेक्शन में जाना पड़ेगा, बस यही करना है। तो कन्फर्मर से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन अभी मैंने आपको सिखाया ही था, तो वो आप कर देना यहाँ पर। इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस वाले को फिशर में कन्वर्ट करना, फिर कंपेयर करा लेना। 40 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा ये भी वही है, ए वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, ये आप पहले पढ़ चुके हो। बी वाले में कन्फर्मर आ गए है ना, जो कि अपन ने पहले पढ़ा नहीं था, तो अब पढ़ लिया ना, तो अब बी वाला भी कर लेना, इसी जैसे ही है। आप इसी में ही वर्चुअल फिशर सोचेंगे, मतलब वाई वाई सोचेंगे, ठीक है, और देख लेंगे कि सेम सेम ग्रुप आ रहे हैं क्या, अगर सेम सेम वाई बन रहा है इसका मतलब मेजो हो जाएगा, वो देख लेना इसको भी। 47 में कह रहे हैं विच इज द लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मर ब्यूटेन, थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, थ्योरी में पढ़ा है। 48 विच ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर कायरल। अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह चेक करनी है तो सेकंड वाले में आप वाई वाई बना के देख लेना, अगर वाई वाई बना के सेम आ रहे हैं ग्रुप, मतलब ऐसे वाई बन रहे हैं, तो वो हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा नहीं था ना कन्फर्मर, अब पढ़ लिया तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, सेकंड वाला है ना, वही चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। 48 अच्छा हो गया। 159 काफी दूर निकल गए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ए वाले में चेक करना आपको आता है, सेंटर पे खड़े हो जाओ, डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट मतलब इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, डायगोनली अपोजिट चले गए तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलनी चाहिए, मतलब ग्रुप सेम मिलना चाहिए। तो ए में दिख रहा है साफ साफ, बी वाला क्लास में कराया था मैंने, सी वाला कन्फर्मर आ गया, कन्फर्मर पहले पढ़े नहीं थे, अब पढ़ लिए, तो देख लो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या सी वाले में। कौन सा क्वेश्चन है, 159 वाला, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, हाँ है ना, देखो एमी Cl H, देखो H के अपोजिट H, एमी के अपोजिट एमी, Cl के अपोजिट Cl, सेंटर से पास हो रही है लाइंस, है ना, तो डी आंसर आ गया इसका। तो 172 आइडेंटिफाई कन्फर्मर ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन, ये क्लास में करा दिया मैंने आपको, है ना। मतलब आप क्या करो, इससे कन्फर्मर मत बनाओ, ऑप्शन ए बी सी डी से IUPAC नेम लिख लो, मैंने कराया था IUPAC नेम लिखने वाला क्वेश्चन। 173 भी करवा दिया मैंने, 5 मेंबर रिंग ली थी, इन्होंने 6 ले ली है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाना जानते ही हो। 183 फॉर द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसका सॉहर्स कौन सा है, डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दो और चेक कर लो सॉहर्स कौन सा है, ठीक है। अगर रोटेशन करके भी सेम स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप वो भी आंसर देंगे। जैसे अगर मैं इसका डॉट और राउंड पकड़ के खींचूं, क्वेश्चन नंबर 183 का, ध्यान से देखना, डॉट और राउंड पकड़ के खींचूं तो ऐसा दिखेगा, HClH ClHH। अगर आपको यही ऑप्शन में मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो इसको घुमा घुमा के देख लो, मतलब ये y है, उल्टा y है, इसको सीधा y कर लो, या सीधे को उल्टा कर लो, मतलब आप चारों कॉम्बिनेशन ले सकते हो, उल्टे उल्टे y, सीधे सीधे y, सीधा उल्टा उल्टा सीधा, ठीक है, चारों घुमा के देख लो, अगर कोई भी मैच करता है तो आपका आंसर हो जाएगा।
चलो तो ये हो गया आपका होमवर्क आज का, ठीक है। नोट कर लो हिंट वगैरह और ये सॉल्व करके आप मुझे बताइए, ठीक है, नोट कर लो।